हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था जियांगजू बोलते फाइनली रोमन तुम उठ गए, तुम पूरे 2 दिन से सो रहे थे, तुम्हें नहीं पता मैं कितनी घबरा गई थी। मैं फटाफट जाके सारे लोग को इन्फॉर्म करती हूँ। और हाँ रोमन, एक और बात, मुझे सेव करने के लिए थैंक यू। ये बोलने के साथ ही वो रोमन के गाल के ऊपर किस कर देती है। रोमन सोच रहा था सच में जियांगजू काफी अजीब है। वही हम देखते सिस्टम बता रहा था होस्ट आपका दिल्ली मिशन 2 दिन से इनकम्प्लीट है, इसी वजह से आपको 2 दिन से किसी तरह का रिवॉर्ड नहीं मिल रहा। रोमन सोचता है काफी बेकार बात है, 2 दिन तक लेटे रहने की वजह से मेरे ये वाले रिवॉर्ड मेरे हाथ से निकल गए। चलो देखते हैं मिशन कंप्लीट करने में जो मुझे अचीवमेंट मिली है वो इतनी है कि नहीं कि मेरे ये 2 दिन का वेस्ट करना उसको बरोबर कर सके। सिस्टम बता रहा होता है आपने डिमोनिक सन को मार दिया, इसी वजह से आपका मिशन कंप्लीट हुआ। आपको रिवॉर्ड के तौर पे एक एस रैंक का टैलेंट डेथ रेजिस्टेंस मिलता है। इस स्किल की हेल्प से आपकी सारी की सारी इंजरी बहुत ही स्पीड से रिकवर करेगी और आप बहुत इजीली डेथ को रेजिस्ट कर पाएंगे। साथ ही में आपको एक एस रैंक का पोशन लकी पोशन भी मिलता है, जिसको पीने के बाद में आप पूरे 12 घंटे के लिए बहुत ही लकी हो जाएंगे। आपके साथ में जो भी चीजें होंगी बहुत ही अच्छी होंगी। रोमन बोलते हैं कैसा कमाल का टैलेंट जो कि मेरी सारी इंजरीज को हील कर सके। बहुत सारी अलग अलग क्लासेस जिनके पास में इस तरह की स्किल है, पर उनके काम करने का तरीका काफी अलग होता है। और जो कि मेरे पास में एक एस रैंक का टैलेंट है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ तो अलग होगा ही। चलो क्यों ना इसका टेस्ट किया जाए। ये बोलने के साथ ही वो एक डगर को बाहर निकालता है और अपने ऊपर अटैक कर लेता है। और हम देखते हैं उस एस रैंक के टैलेंट की वजह से रोमन की बॉडी सेकंड में हील हो जाती है। रोमन बोलते तो काफी कमाल का टैलेंट है, इस तरीके से मेरा सर्वाइवल रेट काफी इंक्रीज हो जाएगा और मैं बिना टेंशन किए फाइट कर सकता हूँ। चलो ठीक है, चेक करते हैं आखिर एस रैंक का पोशन क्या है। इसके हिसाब से ये मुझे लकी कर सकता है, पर आखिर कितना लकी। क्या मुझे यहाँ पे रोड पे चलते जाते एक लेजेंडरी वेपन मिल सकता है, या फिर मैं ग्रैंड माँ की हेल्प करूँ और वो मुझे एक बहुत ही पावरफुल पोशन दे दे, या फिर रोड साइड के स्टॉल के ऊपर मुझे एक बहुत ही पावरफुल ट्रेजर मिल जाए। अभी मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, पर ये एस रैंक का पोशन है तो इसके अंदर बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। मैं इसको अभी के लिए रखता हूँ ताकि मैं इसको फ्यूचर के अंदर यूज कर सकूँ। तो अभी रोमन वहाँ पे अपने स्टैट्स के अंदर देखता है कि डिवाइन स्किल है जिसका नाम है होली फ्लेम हेलो। पर आखिर मेरे पास में डिवाइन स्किल कब आ गई। तो अभी रोमन को ध्यान आता डीमन सन को मारने के लिए उसने एक बहुत ही पावरफुल स्किल यूज करी थी, शायद से वही स्किल है होली फ्लेम हेलो। होली फ्लेम हेलो एक लाइट टाइप स्किल है, तो प्रोटेक्शन ऑफ होली एंजल टैलेंट की हेल्प से मैं उसको बफ दे सकता हूँ। ऐसा करने के बाद इसका डैमेज कम से कम 40% से इंक्रीज हो जाएगा। क्या इसका मतलब ये है कि मैं होली फ्लेम हेलो और पनिशमेंट ऑफ लाइट को सेम टाइम में यूज करूं तो मैं एक लाइट टाइप और फ्लेम टाइप एबिलिटी यूज करूंगा। इसका मतलब ये भी कहा जा सकता है कि मैं एक डुअल एलिमेंट मेज हूं। पर अचानक से कोई बोलता है रोमन मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। यह आवाज सुनने के साथ ही रोमन काफी शॉक हो गया होता है। वहाँ पे हम देखते वही मेज आ गया होता है जो कि मेजर जूयू के साथ में था। वो बोलता है मैं हूँ स्नो ड्रैगन टीम का वाइस कैप्टन वांग लियांग। मिस्टर जूयू ने मुझे यहाँ पे भेजा था कि मैं थैंक यू बोल सकूं। तुमने डिमोनिक सन को मारा, पोर्टल को डिस्ट्रॉय किया, जिसकी वजह से हम लोग बहुत सारे डीमंस को कैप्चर कर पाए। अगर तुमने वहाँ पे फाइट नहीं करी होती ना तो पक्का से बहुत सारे लोग मारे गए होते। रोमन बोलता है आप मेरी काफी तारीफ कर रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। वैसे मुझे एक बात है, ये कि आपको मुझसे कोई इंपॉर्टेंट काम है। मेजवांग बोलता है कैप्टन जूयू खुदा के तुम्हें थैंक यू बोलना चाहते थे, लेकिन एक बहुत ही जरूरी काम की वजह से उनको जाना पड़ा, इसी वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। रोमन तुम्हारी फाइनल स्ट्राइक इतनी खतरनाक थी कि आधी डार्क शेडो वैली खत्म हो गई, फिर भी हम लोग को वहाँ पे डीमंस के बहुत सारे ट्रेसेस मिले हैं और यही वजह कि मेजर जूयू सारी बातों को रिपोर्ट करने के लिए हायरअप्स के पास में गए हैं। तो अभी हम देखते हैं मेजवांग वहाँ पे एक डायमेंशन को ओपन कर देता है जहाँ पे हर जगह अलग अलग तरह के ट्रेजर पड़े होते हैं। मेजवांग बोलते हैं सारे के सारे रिसोर्सेस स्नो ड्रैगन के पास में है, तो इसी वजह से बिल्कुल भी मत शर्माना, जो चाहिए वो ले लो। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता चाहे कितना पीछे ट्रेजर क्यों ना हो, मैं वो तुम्हें पक्का से दूंगा। रोमन सोच रहा होता है मैं यहाँ पे क्लियरली देख सकता हूँ ये सारे के सारे एस रैंक के ट्रेजर्स है। लगता है स्नो ड्रैगन टीम बहुत ही पावरफुल टीम है, क्योंकि मैंने आज से पहले इतने सारे ट्रेजर कभी नहीं देखे। रोमन बोलता है मिस्टर वांग मुझे एक बात बताइए कि आप लोग के पास में एस रैंक का ट्रेजर फ्रोजन लोटस प्रेजेंट है, क्योंकि सही कहूँ तो मुझे उस ट्रेजर की बहुत ही जरूरत है। मेजवांग बोलते रोमन 1 मिनट को मैं भी चेक करता हूँ। थोड़ी देर चेक करने के बाद में मेजवांग बोल रहे होते हैं क्या तुम्हें ये चाहिए था, देखो हमारे वेयर हाउस के अंदर प्रेजेंट है। खुश होते हैं रोमन बोल रहा होता है हाँ मुझे ये चाहिए था, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपके पास ये प्रेजेंट है। मेजवांग बोलते ठीक है रोमन तुम्हें मिल जाएगा, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत करो। साथ ही मेजवांग सोचते तो इसका प्राइस 100 मिलियन पॉइंट है। अगर देखा जाए तो ये 3 साल की सैलरी के बराबर है, पर कैप्टन ने मुझे बोला था रोमन जो ही मांगे देना है, तो यही वजह है कि मैं रोमन को इस ट्रेजर के लिए मना नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोगों ने ही पहले कहा था कि हम लोग यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं रखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं मेजवांग ने रोमन के लिए फ्रोजन लोटस को बुक कर दिया होता है। मेजवांग बोलते हैं रोमन फ्रोजन लोटस हेडक्वार्टर के वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, तो इसी वजह से तुम्हें यहाँ पे कुछ दिन के लिए वेट करना होगा। मैं पक्का से तुम्हारे लिए फ्रोजन लोटस लेके आ जाऊंगा। अगर तुम्हें वापस से वैली में जाना और मॉन्स्टर को हंट करना हो तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हारी हेल्प के लिए किसी को भेज दूंगा। मेजवांग सोच रहे होते हैं रोमन जैसे हंट करने के लिए जाएगा मैं अपने आर्मी में से रोमन के किसी एज के बंदे को उसके साथ भेज दूंगा ताकि वो उससे अपनी दोस्ती बढ़ा सके। इस तरीके जब रोमन टॉप पे पहुंचेगा तो हम लोग को रोमन की फ्रेंडशिप का फायदा बहुत ज्यादा मिलेगा और हमारी स्नो ड्रैगन टीम का नाम भी पहले कम और ज्यादा बढ़ जाएगा। ये मेरा एक बहुत ही परफेक्ट मूव था जो कि पक्का से काम करेगा। रोमन बोलता है मेजवांग मुझे माफ करना पर मुझे वापस स्कूल जाना होगा।
क्योंकि वहाँ पे कल फ्रेशमैन कंपटीशन है, तो मैं बिल्कुल भी लेट नहीं हो सकता। अगर आप मेरी एक हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज मेरी डोमेट्री के अंदर फ्रोजन लोटस को भिजवा देना, वरना मुझे काफी दूर आना पड़ेगा। रोमन की ये बात सुन के मेजवांग काफी शॉक हो गए होते हैं। मेजवांग बोलते, रोमन माफ करना, मैं भूल गया था कि तुम एक स्टूडेंट हो, तुम बिल्कुल भी टेंशन मतलब तुम्हें फ्रोजन लोटस तुम्हारी डोमेट्री मिल जाएगा। मेरे हिसाब से हमें एक काम करने में सिर्फ 2 दिन लगेगा। वैसे अगर तुम्हें किसी मैटर को लेकर कोई भी दिक्कत हो तो तुम मुझे बोल सकते हो, मैं पक्का तुम्हारी हेल्प करूंगा। मैंने अपनी स्नोडेन टीम का कार्ड तुम्हारे टेबल के ऊपर रख रखा है। रोमन बोलता है, थैंक यू वाइस कैप्टन, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं आपको पक्का से कॉन्टेक्ट करूंगा। वाइस कैप्टन के जाने के बाद में रोमन सोच रहा होता है, मुझे उस डिमोनिक सन को थैंक यू बोलना चाहिए, सिर्फ उसकी वजह से अब मैं ज़ुयुन को सेव कर सकता हूँ। वैसे मुझे यहाँ पे आज का डेली मिशन कंप्लीट कर लेना चाहिए। उसके बाद हम लोग को सूकिंग की डोमेट्री का सीन दिखाया जाता है। ब्लू फिनिक्स टीम के सारे लोग बोल रहे थे, कैप्टन क्यों ना हम लोग रोमन को अपनी टीम में ज्वाइन करा ले। सूकिंग बोलती है, सही से बोलो तो मुझे नहीं लगता कि रोमन हमारी टीम को ज्वाइन करने के लिए मानेगा। वैसे भी रोमन को डंजन के अंदर अकेले जाना पसंद है, और सही कहूँ तो उसकी पावर हम लोग के मुकाबले काफी ज्यादा है। सारे टीम मेंबर्स बोल रहे थे उसे ट्राई करने में क्या ही जाता है। वैसे भी आप भी चाहती हो कि रोमन हमारी टीम के अंदर आए। वैसे भी हम लोगों ने आपको देखा था फाइट के दौरान, आपका पूरा का पूरा ध्यान रोमन के ऊपर ही था। आगे हम देखते हैं सूकिंग रोमन के पास में आ गई होती है। रोमन बोलता है, सीनियर आगे आप क्या कर रही हो, क्या आपको मुझसे कोई काम था। सूकिंग बोलती है, रोमन मैं तुमसे कोई पूछने के लिए आई हूँ, क्या तुम हमारी ब्लू फिनिश टीम को ज्वाइन करना पसंद करोगे। रोमन बोलता है, क्या ब्लू फिनिश टीम को ज्वाइन करना है। सूकिंग बोलते, रोमन अगर तुम ज्वाइन नहीं करोगे तो पक्का से मेरे टीम मेंबर का दिल टूट जाएगा। रोमन बोलता है, पक्का से मजाक कर रही हो ना, आप जानती हो मैं एक फ्रेशमैन हूँ, तो मुझे अभी कोई टीम ज्वाइन नहीं करनी। हालांकि फ्यूचर के अंदर जब मुझे टीम ज्वाइन करनी होगी तो मैं आपकी ब्लू फिनिश टीम के बारे में जरूर सोच सकता हूँ, आप लोग को बिल्कुल भी बुरा फील करने की जरूरत नहीं। सूकिंग बोलते, रोमन वो सब छोड़ो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही कमाल का गिफ्ट था। तुमने टेम्पेस्ट माउंटेन रेंज के अंदर हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करी, इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पे स्पेशली थैंक यू बोलने के लिए आई हूँ। ये बोलने के साथ ही वो रोमन के गालों के ऊपर किस कर देती है। वहाँ जाते हुए सूकिंग बोल रही होती है, रोमन हम लोग बाद में पक्का से मिलेंगे। रोमन सोच रहा होता, सही कहो ना, ये रिवॉर्ड काफी कमाल का था। चलो देखते हैं फ्यूचर के अंदर मुझे किस किस के पास से कौन से रिवॉर्ड मिलते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं मेजर ज़ुयू को, जो कि कॉन्फ्रेंस के अंदर गए होते हैं। मेजर ज़ुयू बता रहे थे, इन्वेस्टिगेट करने पर उन्हें पता चला कि ये डीमन 6 महीने पहले आए थे और टेम्पेस्ट माउंटेन रेंज के अंदर कब से छुपे हुए थे। इन डीमंस ने मीडियम क्रैक्स की हेल्प से अलग अलग डायमेंशन के अंदर आना जाना सीख लिया है, और ये चीज हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। उनमें से एक बंदा बोला था, अगर तुम श्योर हो तो तुम जानते हो कि ह्यूमैनिटी के ऊपर आगे कितनी बड़ी दिक्कत आने वाली है। मेजर ज़ुयू बोलते, हम लोगों ने बिल्कुल सही से इन्वेस्टिगेट किया है। अभी तक ये डीमन हमारे वर्ल्ड के अंदर बड़े बड़े डंजन ओपन होने की वजह से आते थे, और क्योंकि ये बड़े बड़े डंजन दार देते नहीं रह सकते, इसी वजह से ह्यूमैनिटी के ऊपर इतना बड़ा खतरा नहीं आया था। लेकिन अब जब ये मीडियम साइज के क्रैक ओपन होना स्टार्ट हो गए तो वो लोग अपने वर्ल्ड से हमारे वर्ल्ड के अंदर जब चाहे तब आ सकते हैं, और ये चीज हमारे प्लान के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। क्योंकि अगर डीमन 6 महीने से आके रुके हुए थे और हमें पता भी नहीं चला, तो सोचो ये कितनी बड़ी दिक्कत है। हम लोग को क्लियरली पता था कि आगे ये कितनी बड़ी बात है। इसी वजह से हम लोगों ने रिजल्ट्स को बार बार वेरीफाई किया, और हमें पता चला जो मॉन्स्टर लेवल 30 से नीचे के हैं सिर्फ वही इस मीडियम साइज के क्रैक से आ सकते हैं। वो पहला वाला बंदा बोल रहा था, अगर ऐसी बात है तो हमें इस मैटर के ऊपर जल्द से जल्द ध्यान देना होगा। सीनेटर यांग एक काम करिए, हमारी कंट्री के जितने भी आर्मीज है ना, उनको बोल दीजिए कि मीडियम साइज क्रैक के ऊपर खासकर ध्यान रखना है। वही सेनेटर जैंग आपको इंटरनेशनल मीटिंग के अंदर इसी को रिपोर्ट करना है। हम लोग को देखना होगा इस मैटर के ऊपर बाकी सारी कंट्री कैसे रिएक्ट करती है। और वहीं कैप्टन ज़ुयू, मुझे एक बात बताइए, क्या ये सारी इन्फॉर्मेशन उस 18 साल के बच्चे की वजह से हम तक पहुंच पाई है। मेजर ज़ुयू बोलता है, आपने बिल्कुल सही कहा, वो बच्चा बहुत ही टैलेंटेड है और उसका नाम है रोमन। सूकियांग यूनिवर्सिटी के फ्रेशमैन लिस्ट के अंदर वो रैंक 1 है। उसने एक डिवाइन समनिंग टेक्निक यूज करी जिस वजह से डिमोनिक सन खत्म हो गया, और यहाँ तक ये रिटर्निंग फॉर्मेशन थी ना, वो भी कम्प्लीटली तबाह हो गई। अगर ये बच्चा प्रेजेंट नहीं होता तो बहुत सारे लोग मारे जाते और वो लोग अपने रिटर्निंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके सेव भी हो जाते। ये बात सुनने के साथ ही हेडमास्टर काफी शॉक हो गए होते हैं। वहीं बाकी सारे बंदे शॉक होते हैं, वो बोल रहे होते हैं होली नाइट रैंक 1 कैसे आ सकता है। वो बंदा सूकियांग डिस्ट्रिक्ट का है और उसका फैमिली नेम है जू। क्या ऐसा होना पॉसिबल कि वो फ्रोजन जू फैमिली का डिसेंडेंट हो। वो पहले वाला बंदा बोल रहा होता है, हेडमास्टर वांग, सूकियांग यूनिवर्सिटी में जाने के बाद में आपको रोमन को चेक करना है। अगर उसके पास में बहुत ही कमाल का पोटेंशियल हुआ तो छुपाना मत, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि उस बच्चे की बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। मेजर ज़ुयू सोच रहे होते ये सारे लोग कंट्री के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लोग हैं। अगर इन लोग का ध्यान रोमन के ऊपर आ चुका है ना, तो पक्का से रोमन का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होगा। सीन सीट होता है, हम लोग को सूकियांग यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बताया जा रहा होता है कि फ्रेशमैन कंपटीशन 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा, तो इसी वजह से सारे बच्चे तैयार है ना। जो बंदा अभी लेट होगा उसको बिल्कुल मौका नहीं दिया जाएगा। हम देखते हैं वहाँ पे अर्नामेंट हाउस के मास्टर रोंग की होते हैं, एलिमेंट हाउस के मास्टर चू युआंग होते हैं, टैक्टिक हाउस मास्टर जैंगलिंग और लॉजिस्टिक हाउस के मास्टर वू किंग भी होते हैं। वहीं हम देखते हैं वॉर हाउस के मास्टर वू मैंग बोल रहे होते हैं,
आप सभी लोगों का सू किंग एकेडमी के अंदर स्वागत है। बहुत ही जल्दी ये फ्रेशमैन कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, तो मैं आप लोग क्लियरली बता दूं, इस कंपटीशन के 2 फेज होंगे। पहला होगा सीक्रेट रियलम चैलेंज, जिसके अंदर आप लोग की टाइमिंग बताएगी क्या आप लोग का रैंक क्या होगा, और दूसरा होगा फ्री चैलेंज, जिसके अंदर हर एक बंदे के पास में 3 चांसेस होंगे ताकि वो अपने से पावरफुल रैंक के बंदे को चैलेंज कर सके, और अगर यहाँ पे चैलेंजर जीत गया तो उसकी रैंक अगले बंदे की हो जाएगी। वही हम देखते हैं मिस सू में सोच रही होती है आखिर रोमन और जियांगचू है कहाँ पे, अगर वो लोग यहाँ पे जल्दी से नहीं आए तो पक्का से कंपटीशन से बाहर निकल जाएंगे। मुझे पहले से ही रोमन को फ्रोजन लोटस के बारे में नहीं बताना चाहिए था, पक्का से वहाँ पे कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है, वरना पक्का से वो लोग आ गए होते। वही हम देखते सारे लोग रोमन के बारे में बात कर रहे होते हैं कि आखिर वो इस कंपटीशन के अंदर क्यों नहीं आया। उन लोगों के हिसाब से एक बहुत ही पावरफुल कॉम्पिटिटर हट गया है, तो उन लोगों को इस रैंकिंग के अंदर बहुत ही फायदा होगा। वही हम देखते हैं उस रेड वाले बंदे जो कि सोच रहा होता है, तो रोमन तुमने पूरा 1 महीना ऐसे ही वेस्ट कर दिया और अब तुम्हारी हिम्मत ही नहीं हो रही कि तुम इस फ्रेशमैन कॉम्पिटिशन के अंदर पार्टिसिपेट कर पाओ। सच में रोमन तुम एक बहुत ही डरपोक इंसान हो। मुझे लगा था इस कॉम्पिटिशन में तुम्हें हराने में काफी मजा आएगा, लेकिन तुमने तो मुझे ये मौका दिया ही नहीं। मास्टर वू मैंग बोलते तैयार हो तुम्हारे फर्स्ट टेस्ट के लिए। तुम लोग जिस रियलम के अंदर जा रहे हो वो सिल्वर सीक्रेट रियलम। मास्टर वो बता रहे होते इस साल के बच्चे बहुत ही पावरफुल है, इसी वजह से तुम लोग के पोटेंशियल को फुल्ली अनलॉक करने के लिए हम लोगों ने इजी, हार्ड और नाइटमेयर के साथ साथ एक और डिफिकल्टी लेवल को ऐड किया है, जिसका नाम है एबिस डिफिकल्टी लेवल। मास्टर वू की बातों को सुन के सारे बंदे आपस में बात करने लगते हैं। हम लोग को लग तो रहा था कि इस बॉटल के अंदर इतनी खतरनाक फ्लेम बाहर क्यों निकल रही है। वैसे ये तो बहुत ही बेकार बात है कि एबिस डिफिकल्टी लेवल को ऐड किया गया है, क्योंकि नाइटमेयर डिफिकल्टी के मुकाबले ये 10 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। मास्टर वो बोलते सारे बच्चे अपने साथ में बेस्ट क्वालिटी के पोशन, इक्विपमेंट और वेपन्स को लेके जाना, क्योंकि तुम लोग का ये टास्क इतना इजी नहीं होने वाला। इसी के साथ में उस सीक्रेट रियलम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है और वहाँ पे हर एक बच्चे को टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। मास्टर वो बोलते इस साल के बच्चे बहुत ही हिम्मत वाले हैं, अब देखते वो लोग अपनी रैंकिंग को चेंज कर पाते या नहीं कर पाते। मास्टर वो बोलते सारे लोग तो चले गए, पर आखिर नंबर 1 और नंबर 3 कहाँ पे है। सू में ही बोलती है नंबर 1 और नंबर 3 टेम्पेस्ट माउंटेन रेंज में गए हैं और पता नहीं क्या रीजन है कि वो लोग अभी तक वापस नहीं लौटे। चिढ़ते हुए मास्टर वो बोलते आखिर क्या फालतू बात है। अगर बात करें फ्रेशमैन कंपटीशन की, तो वो इन लोग के फ्यूचर के रिसोर्स को डिसाइड करेगा, और फिर भी वो लोग इस कंपटीशन के अंदर लेट आने की हिम्मत कर रहे हैं। लगता है हाई रैंक होने की वजह से उन लोग का एरोगेंस काफी बढ़ चुका है। सू में ही बोलती है मास्टर वो रुकिए, रोमन बिल्कुल वैसा नहीं है, पक्का से कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई होगी, वरना वो यहाँ पे लेट नहीं हुआ होता। मास्टर वो बोलते मुझे फर्क नहीं पड़ता वो कैसा है कैसा नहीं है, तुम एक काम करो, उन लोग की रैंकिंग रिवर्स कर दो। जब वो लोग लीस्ट रैंक आएंगे तब उन लोग को पता चलेगा कि आखिर इस कॉम्पिटिशन का मजाक में लेना क्या होता है। पर तभी हम देखते हैं रोमन वहाँ पे जियांगचू को काफी स्पीड से लेके आ गया होता है। रोमन बोलता है माफ करना, हम लोग यहाँ पे काफी लेट हो गए। इसी के साथ हम देखते हैं रोमन और जियांगचू काफी स्पीड से सीक्रेट रियलम के अंदर एंटर कर गए होते हैं, और रोमन की स्पीड को देख के वो सारे के सारे मास्टर काफी शॉक हो जाते हैं। वही हम देखते हैं रोमन को बताया जा रहा होता है कि आपने यहाँ पे डायरेक्टली एबिस डिफिकल्टी लेवल को चूज किया है। यहाँ के मॉन्स्टर बहुत ही वायलेंट होते हैं और साथ ही में इन लोग का लेवल आपके मुकाबले बहुत ज्यादा हो सकता है। वहाँ पे एंटर करने के साथ ही रोमन सारे के सारे बफ को एक्टिवेट कर देता है। अचानक से हम देखते हैं रोमन के सामने लेवल 17 और लेवल 18 के बहुत सारे बियर मॉन्स्टर आ गए होते हैं, और रोमन ने भी अपने वॉर हैमर को बाहर निकाल दिया होता है। अटैक करते हुए रोमन बोल रहा होता है मैं इस बार बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करने वाला, वैसे भी दूसरों के मुकाबले मैं थोड़ा लेट आया हूँ, तो मुझे अपने टाइम का मैनेज करना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं जियांगचू जो कि अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से सारे मॉन्स्टर को मार रही होती है। रेड है वाला बंदा भी अपने फ्लेम्स की हेल्प से सारे मॉन्स्टर को मार रहा होता है। ऐसा ही करते करते जितने भी टॉप 5 रैंक वाले होते हैं वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। वही हम देखते हैं बाहर सारे मास्टर बोल रहे होते हैं इस साल के बच्चे बहुत ही कमाल के हैं, एबिस डिफिकल्टी लेवल में होने के बावजूद भी इन लोग को बिल्कुल दिक्कत नहीं हो रही। नॉर्मली जो नए बंदे होते हैं वो तो डर के मारे एंटर भी नहीं करते। वैसे मुझे यहाँ पे 001 को देखना है कि आखिर उसने 1 महीना टेम्पेस्ट माउंटेन रेंज के अंदर वेस्ट करके किया है, और क्या वो यहाँ पे अपनी टॉप रैंकिंग को सेव कर पाएगा नहीं कर पाएगा। वहीं हम देखते हैं रोमन ने वहाँ पे 16 बियर मॉन्स्टर को 5 सेकंड के अंदर मार दिया होता है। शॉक होते हुए एलिमेंट हाउस का मास्टर बोल रहे होते हैं आखिर ये पॉसिबल कैसे है। इस बच्चे ने फर्स्ट लेवल को पार करने में सिर्फ 5 सेकंड लिए। ये बच्चा एक होली नाइट है और उसके पास में होली फ्लेम हेलो है। एक सपोर्ट टाइप फायर के लिए इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है कि वो इन पावरफुल बियर मॉन्स्टर को एक झटके मार दे। ऑर्नामेंट हाउस के मास्टर बोल रहे थे कैसा हो सकता है इस बच्चे का इंटेलिजेंस स्टैट बहुत ही हाई हो। मास्टर हु बोलते यहाँ पे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस स्टैट, बफ या फिर ट्रेजर। सिर्फ एक सिंगल फाइट से हम इस बच्चे को जज नहीं कर सकते, लेकिन एक बात जरूर है अपनी पूरी लाइफ के अंदर मैंने इतना पावरफुल हेलो फ्लेम नहीं देखा। मैं पक्का से कह सकता हूँ इस बच्चे ने 1 महीना वेस्ट नहीं किया। सच में इस कंपटीशन के अंदर रोमन को देखने में काफी मजा आएगा। उसके बाद हम देखते हैं रोमन ने पनिशमेंट और लाइट को एक्टिवेट कर दिया होता है और सेकंड लेवल को पार करते हुए 200 बियर मॉन्स्टर को मार दिया होता है, और वहीं सेकंड लेवल को पार करने में रोमन ने 1 मिनट और 23 सेकंड लिए होते हैं। आगे हम देखते हैं रोमन थर्ड लेवल के अंदर आ गया होता है और स्पेयर ऑफ विक्ट्री का यूज करते हुए एक बहुत ही पावरफुल बियर मॉन्स्टर को मार देता है। थर्ड लेवल को पार करने में रोमन ने 3 मिनट और 29 सेकंड लिए होते हैं। वहीं हम देखते हैं रोमन को बताया जा रहा होता है
कि आपने यहाँ पे एबिस लेवल के सीक्रेट रीलम को 4 मिनट और 57 सेकंड के अंदर खत्म कर दिया। आपने यहाँ पे सीक्रेट रीलम के अंदर नया हाईएस्ट रिकॉर्ड बनाया है। इसी वजह से सिस्टम आपको बी रैंक का स्किल हैमर ऑफ पिनियंस देता है, और क्योंकि यहाँ पे डिफिकल्टी कंप्लीट करने वाले पहले बंदे हो, इसी वजह से रिवॉर्ड के तौर पे आपको यहाँ पे अचीवमेंट टैलेंट मिलता है। यहाँ पे 3 ए रैंक के स्किल के अंदर से आपको चूज करना होगा, जो की होती है फोकस हेलो, रैपिड स्टेप और स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन। शौक होता है रोमन बोल रहा था काफी कमाल की बात है, यहाँ पे सीक्रेट रीलम कंप्लीट करने में मुझे एक और रिवॉर्ड मिल गया। मुझे याद है जब मैंने एस रैंक का टैलेंट अवेकन किया था तब मुझे होली नाइट क्लास मिली थी, और वहीं ब्रॉन्ज सीक्रेट रीलम के अंदर रिवॉर्ड इतने कमाल के नहीं थे, पर यहाँ पे सिल्वर सीक्रेट रीलम के अंदर रिवॉर्ड काफी हाई है। और ये तो बहुत ही कमाल की बात है कि मुझे चूज करने का ऑप्शन मिल रहा है। इसी वजह से मुझे यहाँ पे कोई फालतू टैलेंट नहीं मिलेगा जिसकी मुझे जरूरत नहीं। स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन टैंकर्स के काम आती है, तो ये मेरे काम नहीं आने वाली। रैपिड स्टेप काफी अच्छा है, पर ये मेरे काम का नहीं, क्योंकि मेरे पास में ऑलरेडी फ्लेम हेलो स्किल है। तो सबसे अच्छा रहेगा फोकस हेलो स्किल, क्योंकि ये मेरे स्किल के हिसाब से काफी काम आ सकती है। इस स्किल की हेल्थ से जितना स्ट्रॉन्ग और फास्ट मेरा एनिमी होगा, उतनी फास्ट मेरी रिएक्शन स्पीड भी हो जाएगी। इससे मेरे फ्लेम हेलो स्किल के एनिमी को हिट होने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। वहीं हम देखते हैं रोमन को बताया जा रहा होता है, आपने यहाँ पे एपिक डिफिकल्टी लेवल कंप्लीट कर लिया है, तो क्या आप यहाँ पे एडिशनल लेवल को ओपन करना चाहोगे? रोमन सोच रहा होता है इस पोर्टल के अंदर से काफी कमाल की फीलिंग आ रही है। एक एडिशनल लेवल में जाके पावरफुल मॉन्स्टर से फाइट करके काफी मजा आने वाला है। एलिमेंट हाउस के मास्टर बोल रहे होते इस बच्चे का कमेंट बहुत ही कमाल का है, ये बच्चा एलिमेंट हाउस के अंदर आना डिजर्व करता है। वही हम देखते हैं मास्टर वू बोलते इस बच्चे का बैटल आईक्यू बहुत ही कमाल का है। मुझे लगता है एपिक डिफिकल्टी लेवल को ऐड करना बिल्कुल बेकार नहीं किया। वही हम देखते हैं ऑर्नामेंट हाउस के मास्टर बोल रहे होते ये बच्चा एक ऑलराउंडर है, मैंने आज से पहले इतना कमाल का स्टूडेंट नहीं देखा। लेकिन ये भी दिक्कत की बात है कि ये एक होली नाइट है, तो इसको अपना लेवल इंक्रीज करने के लिए बहुत सारे पॉइंट यूज करना पड़ेगा। मास्टर वो बोलते आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हो, आप बिल्कुल भी ऐसा मतलब फ्रेशमैन कॉम्पिटिशन खत्म होने के बाद में मैं इसे पर्सनली बात करूंगा। लेकिन वही हम देखते हैं बाकी सारे हाउस मास्टर बोल रहे होते हैं अभी तक यहाँ पे रोमन ने किसी भी हाउस को डिसाइड नहीं किया है, और जब तक वो ये काम नहीं कर लेता तब तक हम आपको पहले रोमन से बात नहीं करने देंगे। तो अभी हम देखते हैं हेडमास्टर वहाँ पे आगे होते और बोल रहे होते हैं काफी कमाल की बात है, आप लोगों ने यहाँ पे रोमन को रिक्रूट करना स्टार्ट भी कर दिया। लगता है मैंने यहाँ पे लेट आके बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं रोमन की पावर को बिल्कुल नहीं देख पाया। हेडमास्टर को वहाँ पे देख के सारे लोग काफी शौक हो गए होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं रोमन नए लेवल के अंदर आ गया होता है। रोमन बोलता है देख के लग रहा है कि यहाँ पे किसी कल्ट का कोई रिचुअल करा जा रहा हो। जैसा कि आप सारे लोगों को पता ही होगा इस वर्ल्ड के अंदर गुड गॉड और एविल गॉड दोनों होते हैं। एविल गॉड ना सिर्फ गॉड ऑफ डार्कनेस होता है, बल्कि इस वर्ल्ड के जितने भी डिजास्टर और केओस आ रहे हैं उनकी वजह वही है। यही वजह कि गुड गॉड और एविल गॉड के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जो बंदा गॉड ऑफ लाइट को फॉलो करता है उसको सिर्फ ट्रू फेथ रखने की जरूरत है और कुछ भी नहीं। लेकिन एविल गॉड को चाहिए होती है फ्रेश सोल, वो जितना ऑब्जॉर्व करेगा उतना पावरफुल बनेगा। यही वजह कि जब भी कोई एविल गॉड को फॉलो कर रहा होता है वो किसी न किसी का सेक्रीफाइस जरूर देता है। आज से 10 साल पहले एक ब्लडी एबिस वाला एक्सीडेंट हुआ था, वो एक बहुत ही पावरफुल अवेकनिंग की वजह से हुआ था, जो कि एविल गॉड के ऊपर यकीन करता है। उसने एक पूरी की पूरी सिटी को एविल गॉड को सेक्रीफाइस कर दिया, जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ लोग मारे गए। वहीं उसका लेवल 54 से लेवल 89 में चला गया। हालांकि हमारी आर्मी ने मिलकर उसको को मार गिराया, पर वो मिलियन सोल जो कि एविल गॉड के पास चली गई थी उसको लाना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। उस टाइम के बाद से ही हम लोग की कंट्री ने एविल गॉड को प्रे करना बंद कर दिया, और जो बंदा भी ऐसा करता हुआ पाया था उसको हाथों हाथ मार दिया था, क्योंकि आगे चल के वो बंदा ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बनता। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे जो कि छुप के एविल गॉड को मानते हैं। उन लोगों का मानना है कि भले रिस्क बहुत ज्यादा हो, पर उसके बदले में जो पावर मिल रही है वो बहुत ज्यादा है। सही से मेहनत करके वो लोग कभी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन सिर्फ ह्यूमंस ही नहीं है जो कि एविल गॉड को फॉलो करते हैं, बल्कि बहुत सारे बीस्ट, एल्फ और एंजल्स भी है जो कि एविल गॉड को फॉलो करते हैं। वहीं हम देखते हैं रोमन के सामने घोस्ट बियर मॉन्स्टर आ गया होता है, जो कि लेवल 19 पे होता है। ये पहले बियर मॉन्स्टर ट्राइब का लीडर हुआ करता था, और एक एविल गॉड के रिचुअल के दौरान ये घोस्ट बन गया। वही हम देखते घोस्ट बियर बोल रहा होता है बहुत ही टाइम हो गया कि एक ह्यूमन यहाँ पे आया हो, सच में ह्यूमन फ्लैश खाने में काफी मजा आएगा। रोमन बोलता है तुम एक अनडेड हो, इसी वजह से किसी भी तरह के फिजिकल अटैक तुम्हारे पर काम नहीं करेंगे। तो तुम्हें अपने सामने देख के बहुत सारे पावरफुल लोग भी काफी घबरा जाते हैं, पर सही कहूँ तो मैं उनमें से नहीं हूँ, मुझे तुमसे डर नहीं लगता। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे खा सकते हो तो चलो आगे बढ़ो। ये बोलने के साथ ही रोमन ने अपने आसपास में होली लाइट स्टॉर्म एक्टिवेट कर दिया होता है। घोस्ट बोलता है चाहे तुम कितना भी ट्राई क्यों ना कर लो तुम मुझे नहीं मार पाओगे। और वहीं हम देखते हैं रोमन के होली लाइट स्टॉर्म में आके वो मॉन्स्टर गायब हो गया होता है, पर तभी हम देखते हैं वो घोस्ट बियर वापस से खुद को फॉर्म कर लेता है। घोस्ट बियर बोलता है बच्चे मादा तुम्हारी होली लाइट बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर हमारे ग्रेट एविल गॉड एक्सिया के पावर के सामने तुम कुछ नहीं। पर तभी हम देखते हैं रोमन अपनी होली लाइट की पावर को इंक्रीज कर देता है। ये देख के घोस्ट बियर बोल रहा होता है लगता है तुम अपना ट्रम्प कार्ड यूज करने वाले हो। बच्चे यहाँ पे स्ट्रगल करने का कोई मतलब नहीं, तुम बस एनर्जी वेस्ट करोगे। मैं बस फाइनली तुम्हें ये बोलना चाहूंगा तुम्हारी मौत का टाइम आ चुका है, तो इसी वजह से यहाँ पे कुछ भी ट्राई करने का कोई मतलब नहीं। रोमन बोलता है अच्छा ऐसी बात है तुम मुझे मारोगे, तो चलो ठीक है मुझे एक फाइनल ट्राई देने दो, देखते हैं क्या होता है। ये बोलने के साथ ही रोमन ने घोस्ट बियर के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक कर दिया होता है। उस होली लाइट की वजह से घोस्ट बियर को काफी दिक्कत हो रही होती है।
पर फिर भी घोस्ट बियर बोलता है मैंने कहा था ना तुम मुझे नहीं मार पाओगे, अब बच्चे तुम्हारा मौका खत्म, अब तुम मेरे हाथ नहीं बचने वाले। रोमन बोलता है तुम्हें किसने बोला मेरा अटैक खत्म हो गया। ये बोलने के साथ ही रोमन ने अपने अटैक की पावर को और भी इंक्रीज कर दिया होता है, जिस वजह से हम देखते वहाँ पे काफी खतरनाक धमाका होता है और वो घोस्ट बियर मारा गया होता है। सिस्टम बता रहा होता है होस्ट आपको यहाँ पे 7000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं, साथ ही में आपने यहाँ पे ब्रेक थ्रू करके लेवल 19 में पहुंच चुके हो। आपको रिवॉर्ड के तौर पे उर्सा हॉर्न मिलता है जो कि एक गोल्ड ग्रेड का वेपन है। रोमन बोलता है मुझे पहले से ही पता था इस घोस्ट बियर के पास में अनलिमिटेड रिवाइवल नहीं हो सकता, बस मुझे यहाँ पे कैसे भी करके पावर खत्म करना था और देखो ये फाइनली मारा गया। पर जब मैंने स्पेस के अंदर एंटर किया था मैंने एक बहुत ही पावरफुल फोर्स को सेंस किया। ये कोई एलिमेंटल पावर नहीं थी बल्कि ये बिल्कुल वो पावर थी जब मैंने डिवाइन समनिंग के वक्त फील करी थी। मुझे लगता है यहाँ पे स्पेस के अंदर थोड़ी बहुत एविल गॉड की पावर है। जब पहली बार मैंने उस घोस्ट बियर को मारा और रिवाइव कर गया तब ये फोर्स पहले के मुकाबले काफी वीक हो गई थी, तो इसी वजह से मुझे पता चल गया था ये घोस्ट बियर लिमिटेड टाइम में रिवाइव करेगा। तो इसी वजह से मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका था इस लेवल को पार करने का कि मैं इस घोस्ट बियर को बार बार लगातार मारूं तब तक जब तक ये एविल गॉड की एनर्जी कम्प्लीटली खत्म ना हो जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं उस रेड वाले बंदे को जो कि लगातार फाइट कर रहा होता है और उसने भी वहाँ पे सारे के सारे बियर मॉन्स्टर को मार दिया होता है। रेड है वाला बंदा बोल रहा होता सीक्रेट रियलम के अंदर जितने भी एक्स्ट्रा लेवल्स होते हैं वो सबसे हार्ड इसी वजह से होते हैं क्योंकि उनके अंदर जितने मॉन्स्टर आते हैं वो सब रिवाइव कर सकते हैं और मैंने यहाँ पे इस घोस्ट बियर को लगातार 10 बार मार दिया होगा, उसके बावजूद भी ये लगातार जिंदा हो जा रहा है। अगर यहाँ पे आने से पहले मैंने 2 बार लेवल अप नहीं किया होता तो इस सीक्रेट रियलम को जल्दी से पार कर पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता। जहाँ तक मुझे उम्मीद है मैं इस सीक्रेट रियलम को 8 मिनट के अंदर पार कर लूंगा। ये बोलने के साथ ही वो घोस्ट बियर के ऊपर वापस अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वहीं बाहर हम देखते हैं मास्टर्स बोल रहे थे काफी कमाल की बात है रोमन ने यहाँ पे एस रैंक के स्किल डिवाइन हैंड का यूज किया। ये बच्चा बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है इस होली नाइट के पास में अपने तरीके हर एक चीज को करने के। इस बात को समझ पाना कि इस बच्चे के पास में ऑलरेडी एस रैंक की स्किल है ये बहुत ही मुश्किल है। वहीं हम देखते हैं हेडमास्टर लगातार रोमन की तरफ ही देख रहे होते हैं। ये देख के मास्टर वो सोच रहे होते हैं लगता है इस बच्चे के अंदर हेडमास्टर को बहुत ही इंटरेस्ट है, अगर ऐसी बात है तो शायद से ही हम लोग का मौका लगेगा। मिस सू में ही बोलती 1 मिनट को रोमन के लेवल को गलत दिखाया जा रहा है, आखिर वो लेवल 19 कब से बन गया। लेकिन जब वो वापस चेक करते तब वो काफी शॉक हो गई होती है। रोमन ने सच में यहाँ पे टेम्पेस्ट माउंटेन रेंज में 1 महीने के अंदर 6 लेवल को पार कर लिया। सच में ये होली नाइट काफी कमाल का है और आखिर कौन बोल रहा था कि एक होली नाइट को लेवल अप करने में काफी दिक्कत आएगी। हेडमास्टर बोलते हैं सही से बोलो तो मुझे पता है कि रोमन ने लेवल अप कैसे किया। असलियत में सीक्रेट में जाने से पहले ये ऑलरेडी लेवल 18 पे था। वैसे भी एक ऐसा बंदा जो कि फ्लेम डीमन की आर्मी को अकेले खत्म कर सके, ऐसे पावरफुल बंदे के लिए ये कंपटीशन बच्चों का खेल है। अगर रिसोर्सेज की बात नहीं होती तो शायद से कम्पीट भी नहीं करता। तो अभी हम देखते हो रेड वाला बंदा सीक्रेट रियलम से बाहर आ गया होता है। अपने सामने रोमन को देख के वो काफी शौक आता है। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि रोमन ने उससे पहले इस सीक्रेट रियलम को पार कर लिया। पक्का से एक्स्ट्रा लेवल के अंदर गया ही नहीं होगा, इसी वजह से इतनी जल्दी आ पाया। वैसे ही मैं 8 ग्रेड फैमिली से तो रोमन जैसा बंदा बिल्कुल मुझे पार नहीं कर सकता। मुझे पक्का से यकीन जब रैंकिंग आएगी तो नंबर 1 मैं ही होऊंगा। रोमन सोच रहा होता ये बंदा काफी गुस्से में लग रहा है, क्या ऐसा हो सकता है ये सीक्रेट रियलम को पार ना कर पाया हो। अचानक से हम देखते हो सीक्रेट रियलम से जियांगचू गिरने लगती है और रोमन का ध्यान जियांगचू के ऊपर जाता है। जियांगचू को पकड़ते हुए रोमन बोला तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था, अगर तुम यहाँ से गिरती ना तुम्हें बहुत ही चोट लगती। जियांगचू हंसते हुए बोलती है रोमन तुमने इस लेवल को मुझसे पहले पार कर लिया, सच में तुम बहुत ही कमाल के हो। उसके बाद हम देखते वहाँ पे एक करके पोर्टल खुलते हैं और वहाँ बंदे गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। वहीं सू में ही बोलते मेडिकल टीम जल्दी से आओ, बच्चे बहुत ही इंजर्ड है। 1 घंटे बाद मास्टर वो बता रहे थे फ्रेशमैन कंपटीशन का फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो चुका है और अब बारी आ चुकी है आप लोग की रैंक के अकॉर्डिंग आप लोग के टाइम के बताने की। वही हम देखते रेड वाला बंदा हंसते हुए बोल रहा होता है मुझे इससे इंतजार था, पक्का से यहाँ फर्स्ट रैंक मेरी ही होगी। पर वहीं हम देखते जब रैंक सामने आती है रेड वाला बंदा सेन लिनफेंग रैंक 2 आया होता है और हमारा रोमन वापस से रैंक 1 आ गया होता है। वहीं उन दोनों के टाइमिंग के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। लिनफेंग चिढ़ते हुए बोल रहा था ये कमीना मुझसे 15 मिनट फास्ट था, क्या ये कमीना होली नाइट सच में इतना पावरफुल है, जितनी बार भी देखो ये मेरी रैंक 1 की पोजीशन को छीन लेता है। स्टेज पे चढ़ते हुए बोल रहा था फर्स्ट स्टेज में तू जीत गया, पर चाहे कुछ भी क्यों ना जब 1-on-1 बैटल में जीतूंगा तो मैं ही। आज मैं तुझे यहाँ पे ऐसे इंजर्ड करूंगा कि तू वापस लेवल अप करने लायक नहीं बचेगा। वही हम देखते हैं रोमन सोच रहा होता है आखिर वो बंदा इतना ऊपर क्यों जा रहा है। मास्टर वो बोलते अब बारी है सेकंड स्टेज की, जिसके अंदर आपको अपने से हाई रैंक के बंदे को चैलेंज करना है। हर एक चैलेंज के बाद में 5 मिनट टाइम मिलेगा रेस्ट करने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं एक करके वहाँ पे सारे लोग एक दूसरे को चैलेंज करना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं लिनफेंग बोल रहा था मैं चैलेंज करता हूँ रोमन को, जल्दी से मेरे सामने आओ, चलो देखते हैं कि तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो। जियांगचू बोलते ये बंदा है सेकंड प्लेस सेन लिनफेंग, ये बंदा 8 ग्रेड फैमिली में से एक है और इसके पास में एक बहुत ही रेयर फायर ड्रैगन ब्लड लाइन है।
जो कि इसकी पावर को काफी इंक्रीज कर देती है। तुम्हारे आने की वजह से सुकेंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर फर्स्ट प्लेस नहीं आ पाया और यहाँ पे फर्स्ट स्टेज के अंदर भी तुमने इसे हरा दिया, तो पक्का से लिन फेंग के मन के अंदर तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा ग्रज है। तो रोमन तुम थोड़ा केयरफुल रहना, ऐसा भी हो सकता है कि वो तुम्हारे पर बहुत ही खतरनाक अटैक करे। रोमन सोच रहा होता ये बेको तो मुझसे बहुत ही वीक है, तो आखिर ये स्टेज के ऊपर जाके इतना एग्रेशन दिखा रहा है। अब इसे बस कुछ टाइम बाद ये कुछ भी बोलने लायक नहीं बचेगा। ये बोलने के साथ ही रोमन भी स्टेज के ऊपर चला गया होता है। रोमन बोलता है ठीक है चलो देखते कि तुम मुझे अपनी फुल पावर यूज करने में मजबूर करते हो नहीं करते। तुम्हारे एग्रेशन को देख के तो लग रहा है तुम बहुत ही पावरफुल हो, तो चलो मुझे शो करो कि तुम्हारे पास पावर है कितनी। लिन फेंग बोलता है बिल्कुल भी टेंशन मतलब बहुत ही जल्दी सारे लोगों को पता चल जाएगा। एक बरसर्कर के सामने कोई भी होली नाइट कुछ नहीं कर सकता। फाइट शुरू होने के साथ ही वो फायर पंच से अटैक करता है। वही हम देखते सारे बंदे बात करते लिन फेंग की बहुत ही पावरफुल स्किल है। लगता है लिन फेंग इस फाइट को बहुत जल्दी खत्म करना चाहता है। ये फायर पंच अटैक इतना फास्ट है कि शायद से रोमन बफ को यूज कर पाएगा। सच में 8 ग्रेट फैमिली का डिसेंडेंट बहुत ही पावरफुल और होशियार है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रोमन को लिन फेंग के अटैक से कुछ भी नहीं हो रहा होता। चिढ़ते हुए लिन फेंग बोल रहा होता है तुमने प्रोटेक्शन ऑफ होली नाइट को कब एक्टिवेट किया, और आखिर यहाँ पे एक बी रैंक की स्किल मेरे इतने पावरफुल अटैक को कैसे ब्लॉक कर पा रही है। मुझे लगा था मेरी स्पीड काफी होगी ताकि मैं इसको बफ यूज करने से रोक पाऊं, पर लगता है मैं बिल्कुल गलत था, मैं अभी काफी स्लो हूँ। रोमन बोला तुम्हारा अटैक काफी फास्ट है, पर प्रोटेक्शन ऑफ होली नाइट को एक्टिवेट करने में मुझे सिर्फ 0.1 सेकंड लगते हैं। यही वजह है कि तुम्हारा अटैक मेरे ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं किया। सही सही कहूँ तो मुझे लगा तुम मुझे काफी अच्छी फाइट दे पाओगे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम मेरे लायक नहीं हो और तुम्हारे साथ में टाइम वेस्ट करने मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। ये बोलने के साथ ही वो लिन फेंग के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करता है। लिन फेंग ने वहाँ फायर शील्ड एक्टिवेट करी होती है, पर रोमन के अटैक के सामने उसकी फायर शील्ड चकना शुरू होती है। उस अटैक की वजह से लिन फेंग काफी दूर जाता है और सोच रहा होता है इसने मेरे फायर शील्ड को एक झटके में तोड़ दिया, आखिर ये बंदा कितना पावरफुल है। पर अभी वो सोच ही रहा होता तभी हम देखते हैं रोमन उसके काफी करीब आ गया होता है और एक काफी खतरनाक अटैक के साथ में वो लिन फेंग को खत्म करने वाला होता है। पर अचानक से हम देखते हैं लिन फेंग फायर ड्रैगन बॉडी को एक्टिवेट करते हुए रोमन के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। लिन फेंग भी रोमन के ऊपर अटैक करता है, पर रोमन डॉज करते हुए बोल रहा होता है फायर ड्रैगन बॉडी के एक्टिवेट होने का मतलब तुमने अपनी ब्लड लाइन का यूज किया है। लगता है जियांगचू की तरह लिन फेंग के पास में ब्लड लाइन वाला एडवांटेज अवेलेबल है। जितने भी लोग के पास में ब्लड लाइन होती है उन लोग के पास में ऑलरेडी एक ट्रम्प कार्ड होता है जिसको वो लोग जब चाहे तब यूज कर सकते हैं। अचानक से हम देखते हैं रोमन लिन फेंग का हाथ पकड़ लेता है और उसके ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करने वाला होता है। चाहे तुम कुछ भी एक्टिवेट क्यों ना कर लो फिर भी तुम मेरे ओपोनेंट नहीं हो। मेरा ओपोनेंट बनने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। पर वहीं हम देखते हैं लिन फेंग ने उस अटैक को डॉज कर लिया होता है। रोमन सोचता है मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे अटैक को डॉज कर लेगा। लिन फेंग बोलता है क्लोज कॉम्बैट के अंदर मेरी फायर ड्रैगन ब्लड लाइन बहुत ही पावरफुल है, तुम इसके आसपास भी नहीं आ सकते। आज मैं तुम्हें शो करूंगा कि आखिर ड्रैगन कितना पावरफुल होता है। ये बोलने के साथ ही वो रोमन के ऊपर ड्रैगन ब्रेथ से अटैक करता है। हम देखते हैं रोमन वहां से बिल्कुल भी नहीं हिल रहा होता। सारे बंदे बोलते हैं ड्रैगन ब्रेथ तो ब्लड लाइन स्किल है। रोमन ने यहाँ पे लिन फेंग को फोर्स कर दिया ताकि वो अपना सबसे पावरफुल ट्रम्प कार्ड यूज करे, और जबकि रोमन के पास कोई ब्लड लाइन नहीं है तो वो यहाँ पे पक्का से लिन फेंग से हार जाएगा। मैं तो बस ये सोचा रोमन का ब्लड लाइन भी होती तो वो कितना खतरनाक होता। और अचानक से हम देखते हैं रोमन वहाँ पे होली फ्लेम हेलो का यूज करता है और रोमन के सामने ड्रैगन ब्रेथ आ रही होती है, वो एकदम से खत्म हो जाती है। शॉक होते हैं लिन फेंग सोचता है इसके होली फ्लेम हेलो ने मेरी ड्रैगन ब्रेथ का जॉक कर लिया, पर आखिर ये पॉसिबल कैसे है। मुझे यहाँ पे बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है कि मैं अपने सामने गॉड से फाइट कर रहा हूँ, लेकिन रोमन चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं यहाँ पे हार नहीं मानने वाला। तुम आज पक्का से मेरे हाथों से मारे जाओगे। ये बोलने के साथ ही वो वापस से ड्रैगन ब्रेथ से अटैक करता है, पर रोमन ने वापस से ड्रैगन ब्रेथ का जॉक कर लिया होता है। रोमन बोलता है फालतू में मेहनत करना छोड़ दो, क्योंकि चाहे तुम कितना भी ट्राई क्यों ना कर लो होली फ्लेम हेलो के सामने तुम्हारी ये टेक्निक काम नहीं करने वाली। वैसे अब टाइम आ चुका है इस फाइट खत्म करने का, मेरा ऑलरेडी काफी टाइम वेस्ट हो चुका है। अपने सामने आते हुए अटैक को देख के लिन फेंग बोल रहा होता है क्या मैं सच में यहाँ पे फ्लेम टाइप अटैक से हारने वाला हूँ। एक फ्लेम ड्रैगन के लिए इससे अब बेइज्जती कुछ नहीं हो सकती। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं यहाँ पे रोमन के होली फ्लेम हेलो कंट्रोल करके रहूंगा। पर रोमन के अटैक से हिट होने के साथ ही वो अनकॉन्शियस हो गया होता है। सारे बंदे बोल रहे थे पहले के मुकाबले रोमन और ज्यादा पावरफुल हो चुका है। इस पूरी फाइट के अंदर लिन फेंग कुछ भी नहीं कर पाया। एक बरसर्कर होने के बावजूद भी होली नाइट के सामने वो हार गया। और इन सब में सबसे अजीब बात तो ये है कि रोमन ने फुल पावर यूज भी नहीं किया, और ना ही यहाँ पे कोई और इतना कैपेबल है कि वो रोमन को फुल पावर यूज करने मजबूर करे। वैसे ये बात तो क्लियर भी है क्योंकि रोमन ने सिर्फ 1 महीने के अंदर 5 बार से लेवल अप किया है, वो भी एक होली नाइट होके। वही हम देखते हैं रोमन को एक और लड़की ने चैलेंज किया होता है। वो लड़की बोलती है मेरा नाम है जियालान और मैं लेवल 7 की ताओइस्ट प्रीस्ट हूँ। आप बहुत ही पावरफुल हो और मुझे उम्मीद है मैं आपसे बहुत कुछ सीख पाऊंगी। रोमन सोच रहा होता है ताओइस्ट प्रीस्ट, लगता है ये एक बहुत ही यूनिक क्लास है। फाइटिंग के अंदर ये लोग सीलिंग टेक्निक और तालिस्मान यूज करते हैं। मुझे इस बारे में तब पता चला जब जियाहुन की ब्लड लाइन अवेकन करी थी और प्रीस्ट ने मुझे बताया था कि सीलिंग टेक्निक की हेल्प से इसको कंट्रोल किया जा सकता है, पर मुझे नहीं पता मैं एक ताओइस्ट प्रीस्ट से इतनी जल्दी मिल जाऊंगा। रोमन बोल रहा है तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा, मेरा नाम है रोमन और मैं लेवल 19 का होली नाइट हूँ। वही हम देखते हैं जियालान बोलती है रोमन तुमने फाइट के अंदर अपनी फुल पावर यूज नहीं करी, पर मैं चाहती हूँ मेरे खिलाफ तुम अपनी फुल पावर यूज करो। मैं तुम्हें यहाँ पे मौका भी देती हूँ, तुम अपने बफ यूज कर सकते हो, क्यों मुझे यहाँ पे एक बहुत ही एक्सट्रीम फाइट चाहिए, कोई नॉर्मल फाइट नहीं। वही हम देखते हैं सारे बंदे बात कर रहे होते हैं तो रोमन यहाँ पे लेवल 19 पहुंच चुका है।
यही वजह है कि मैं उसके लेवल को बिल्कुल भी चेक नहीं कर पा रहा था। लिन फेंग के खिलाफ रोमन ने कोई बफ यूज नहीं किया। मैं मानता हूँ जियालान सॉन्ग फैमिली से है, पर फिर भी रोमन को बफ यूज करने देना काफी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सारे लोगों ने रोमन की पावर देखी है। रोमन बोलता अगर तुम चाहते कि मैं अपनी फुल पावर यूज करूँ तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी ये विश जरूर से पूरी करूंगा। जियालान बोलते बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं वीक नहीं हूँ, मैं भी यहाँ पे होल्ड बैक नहीं करने वाली। उसके बाद हम देखते हैं रोमन ने अपनी बॉडी के ऊपर सारे बफ एक्टिवेट कर दिए होते हैं। साथ ही में हम देखते हैं रोमन अपनी होली नाइट फॉर्म में आ गया होता है। जियालान सोचते हैं रोमन यहाँ फुल पावर यूज कर रहा है तो मुझे भी यहाँ पे फुल पावर यूज करना ही पड़ेगा। ये बोलने के साथ ही वो अपने तालिस्मान को एक्टिवेट कर देती है। रोमन अपने हैमर ऑफ फेरेंस का यूज करता है, पर वो अपने तालिस्मान के अटैक को ब्लॉक कर रही होती है। उसके बाद अपनी एक बहुत ही पावरफुल स्किल यूज करते हुए वहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक धमाका करती है। धमाके खत्म होने के बाद में उसे रोमन कहीं नहीं दिख रहा होता। अचानक से हम देखते हैं रोमन उसके पीछे आ गया होता है और बोल रहा होता है तुम्हें लगता है बस अपनी पोजीशन को चेंज करके तुम मुझे हरा सकती हो, तो ये तुम्हारी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। अटैक को ब्लॉक करते हुए जियालान सोच रही होती है आखिर ये मेरे पीछे कब आया, मेरे पास में बहुत ही पावरफुल डिफेंसिव स्किल है, फिर भी मेरे लिए रोमन के अटैक को ब्लॉक कर पाना काफी मुश्किल पड़ रहा है। मुझे लगता है मुझे यहाँ पे उस अटैक का यूज करना ही होगा, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो पक्का से मैं हार जाऊंगी। ये बोलने के साथ ही वो वहाँ पे बहुत सारे सोल्जर्स को समन कर देती है और वो सोल्जर्स रोमन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सिर्फ एक अटैक के अंदर रोमन ने उन सोल्जर खत्म कर दिया होता है। रोमन सोचता है हालांकि इन सोल्जर को हराना इतना मुश्किल नहीं है, पर बिल्कुल घोस्ट बियर की तरह इन लोगों के पास भी रिकवरी स्किल है, तो इसी वजह से मुझे इनको बार बार लगातार मारना पड़ेगा। पर जैसे मैंने एविल गॉड की एनर्जी खत्म करी थी, वैसे ही अगर मैं सोर्स को खत्म कर दूं तो पक्का से ये सोल्जर रिकवर नहीं करेंगे। वही हम देखते हैं जियालान सोच रही होती है लेवल 30 तक के मॉन्स्टर इजीली ट्रैप हो जाते हैं, पर रोमन यहाँ पे मेरे सोल्जर से इजीली फाइट कर पा रहा है। अभी जियालान उधर ही देख रही है तो तभी हम देखते हैं रोमन उसके पीछे आ गया होता है और एक काफी खतरनाक अटैक करने वाला होता है। इस बात से जियालान काफी घबराती है और बोलती है रोमन में सरेंडर करती हूँ, तुम इस फाइट को जीतते हो। रोमन बोलता है काफी अजीब बात है, तुमने कहा था कि तुम यहाँ पे एंड तक फाइट करोगी पर तुमने इतनी जल्दी सरेंडर कर दिया। जियालान बोलते सही से कहूँ तो अभी तक हम दोनों सेम लेवल पे आए नहीं है और मेरे मन में कोई भी ग्रज नहीं है, मैं जानती मैं तुम्हें नहीं हरा पाऊंगी और वैसे भी यहाँ पे एंड तक फाइट करके मुझे लिन फेंग वाली हालत नहीं करनी, क्योंकि ऐसा करने की वजह से मैं अपनी टॉप रैंकिंग खो सकती हूँ। जियालान जाते हुए बोलती है ब्रदर रोमन मैं आपसे मिलने के लिए जरूर आऊंगी ताकि मैं आपसे बहुत कुछ सीख सकूं। उसके बाद रोमन वहाँ पे सारे लोग को बोलता है ठीक है अब मुझे यहाँ पे कौन चैलेंज करने के लिए आ रहा है, देखो जिसको भी आना जल्दी से आ जाओ क्योंकि मुझे अपना टाइम वेस्ट करने का कोई शौक नहीं है। रोमन की ये बातें सुनकर सारे लोग काफी घबरा गए होते हैं और वो लोग वहाँ पे अलग अलग बहाने मारना स्टार्ट कर देते हैं। कोई कोई तो बोलते हैं हमारे पास जितने भी चांसेस थे वो सब खत्म हो चुके हैं, इसी वजह से हम लोग नहीं आ सकते। वही जियांगचू बोलते हैं रोमन तुम काफी कमाल के, इस लेवल के अंदर भी तुम्हारे आसपास भी कोई नहीं है। मिस सू में बोलती है रोमन की पावर्स एक वॉरियर सरपास कर चुकी है, वहीं उसकी स्पीड भी मेज के मुकाबले काफी ज्यादा है और साथ ही में रोमन की स्ट्रेंथ का अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है। विश्वास ही नहीं होता कि रोमन एक गरीब फैमिली से है, अगर इसके पास में शुरुआत से रिसोर्सेज होते तो आखिर ये कितना पावरफुल बनता। वहीं हम देखते हैं मास्टर वो सोच रहे थे फेज 2 भी खत्म हो गया और मुझे पहले से ही पता है कि यहाँ पे साइलो टारगेट रोमन ही होगा, मुझे यहाँ पे कैसे भी साइलो से तेज होना होगा तभी जाके मैं रोमन को अपने हाउस के अंदर लेके आ पाऊंगा। मिस सू में ही बोलती है हाउस मास्टर आप जानते ना वो क्या करना है। मास्टर वो बोलते बिल्कुल भी टेंशन मत लो, रोमन पक्का से हमारे हाउस के अंदर आएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं वांगली नाम के बंदे ने लिन फेंग को काफी खतरनाक पीटा होता है। लिन फेंग को हराने की वजह से वांगली की रैंक 10 और लिन फेंग की रैंक 16 हो गई होती है। वही हम देखते हैं लिन फेंग सोच रहा था रोमन ने मुझे बहुत ही इंजर्ड कर दिया, इसी वजह से अब यहाँ पे सारे लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं। लगातार यहाँ पे हारने की वजह से मैं रैंक 16 पे आ गया। आधे घंटे बाद हम देखते हैं सारे लोग के सामने रैंकिंग आ गई होती है। नंबर 1 पे होता है रोमन, नंबर 2 पे होती है जियांगचू और वहीं नंबर 3 पे होती है जियालान। सारे बच्चों को बताया जा रहा होता है अब जबकि आपकी रैंक रीअरेंज हो चुकी है तो आप लोग को आपकी नई रैंक के हिसाब से रिसोर्सेज मिलेंगे, लेकिन अगर आप लोग का रैंक भी काफी लो गया है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि आप लोग मेहनत करके स्कूल के अंदर बहुत सारे पॉइंट कमा सकते हो। अब यहाँ पे आप लोग को अलग अलग हाउस के अंदर लिया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ 5 हाउस से जो कि हमारे सुकेंग एकेडमी के अंदर है। मॉन्स्टर के आने के बाद से इस वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी रेसेज आई और बैटलफील्ड में फाइट करने के लिए सारे लोगों को ट्रेन करने सोचा गया। इसी वजह से बनाई गई अलग अलग अकेडमीज जिनके अंदर बच्चे आके ट्रेन कर सकते हैं और वैसे ही हमारी सुकेंग एकेडमी भी है जिसके अंदर अलग अलग एबिलिटीज के हिसाब से अलग अलग हाउसेस को डिवाइड किया गया है। अगर बात करें हमारी वॉर हाउस की तो उसके अंदर स्ट्रेंथ को प्रैक्टिस किया जाता है और ये बहुत ही पावरफुल हाउस है। एलिमेंट हाउस के अंदर मेनली उनको रिक्रूट किया जाता है जिनके पास में एलिमेंटल पावर होती है। ऑर्नामेंट हाउस के अंदर आपको ऐसी स्किल सिखाई जाएगी जिसके अंदर अलग अलग वेपन का यूज होता है। आपको बस यहाँ पे एक वेपन के साथ में आना है और आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। टैक्टिक हाउस के अंदर आपको ये सिखाया जाता है कि आप कैसे कमांड दे सकते हो। वॉर के अंदर ऐसे लोगों की बहुत ही जरूरत होती है क्योंकि उस पोजीशन में सही से सोच के एक बहुत ही कमाल का प्लान बनाना ये बहुत ही मुश्किल होता है। और अगर बात करें लॉजिस्टिक हाउस की तो ये भी बहुत ही कमाल का है। हालांकि यहाँ पे कॉम्बैट को प्रैक्टिस नहीं किया जाता पर तुम्हें यहाँ पे लाइफस्टाइल क्लास के बारे में बहुत ही कमाल की प्रोफेशनल नॉलेज मिलेगी।
वहीं हम देखते हैं लॉजिस्टिक हाउस के मास्टर बोल रहे थे एक बार तुम लोग बड़े हो जाओ, उसके बाद तुम लोग को लाइफस्टाइल के बारे में नॉलेज चाहिए होगी। कई बार तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि कॉम्बैट से भी ज्यादा जरूरी ये क्लास है। वही मास्टर वो बता रहे थे मैंने यहाँ पे तुम सारे लोगों को हाउसेस के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है। अब तुम लोग को यहाँ पे जो भी ज्वाइन करना कर लो, ये पूरी तरह से तुम्हारा खुद का डिसीजन होगा, कोई भी तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता। वही जियांगचू बोलती है रोमन आगे तुम कौन से हाउस को चूज करने वाले हो। वही हम देखते हैं मास्टर वो बोलते हैं रोमन अगर तुम चाहो तो तुम वॉर हाउस के अंदर आ सकते हो, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारा पर्सनल मेंटर बनूंगा और बाकी किसी भी हाउस के मुकाबले तुम सबसे ज्यादा इस हाउस में सीखोगे। शौक होता है रोमन बोलता है क्या मास्टर वो आप मेरे पर्सनल मेंटर बनोगे और आखिर ऐसा करने से मुझे क्या बेनिफिट होने वाला है। मास्टर वो बता रहे हो तो यहाँ पे हर एक मास्टर अपने लिए एक ऐसे इलाज को चूज कर सकता है जिसको वो पर्सनल मेंटरशिप दे सके और बिल्कुल सिंपल सी बात ऐसा करने की वजह से मैक्सिमम रिसोर्सेज तुम्हारे पास ही आएंगे। और वैसे भी रोमन मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे वेलकम गिफ्ट रख रखे हैं जिसमें बहुत सारे कमाल कमाल के ए ग्रेड के रिसोर्सेज है। वही एलिमेंट हाउस के मास्टर बोल रहे थे रोमन पर्सनल मेंटर एकदम सोच समझ के चूज करना चाहिए, तुम मेरे एलिमेंट हाउस में आ जाओ मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें एक बहुत ही कमाल का लेजेंडरी इक्विपमेंट मिलेगा। पर तभी हम देखते हैं रोमन के पास में अर्नामेंट हाउस के मास्टर आगे होते हैं। वो बोलते हैं रोमन अगर तुम मुझे मास्टर चूज करते हो तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ही इंक्रीज होगी। अर्नामेंट हाउस के मास्टर के आगे जाने की वजह से सारे लोग काफी चिढ़ गए होते हैं। रोमन बोलता है ऐसा मुझे पहले ही बहुत बार फील हो रखा है। सारे बंदे रोमन के बारे में बात करते हुए बोल रहे होते हैं सच में रोमन बहुत ही लकी है, यहाँ पे सारे हाउस के मास्टर से उसी रोमन के लिए फाइट कर रहे हैं। ये बात तो पक्की रोमन चाहे जिसको भी चूज करे पक्का से यहाँ पे रोमन का बहुत ही फायदा होने वाला है। वहीं हम देखते हैं मास्टर वो सोचते यहाँ पे ये कमीने बहुत ही कमाल का ऑफर दे रहे हैं। अर्नामेंट हाउस को तो मैं पीछे छोड़ सकता हूँ पर एलिमेंट हाउस के पास में बहुत ही कमाल के इक्विपमेंट है, उनकी बराबरी कर पाना काफी मुश्किल होगा। अगर रोमन ट्रेजर के पीछे गया तो पक्का से उन्हीं को चूज करेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं हेडमास्टर आगे बढ़ते हुए बोल रहे थे रोमन क्या तुम मेरे डैड सेल बनना पसंद करोगे, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता तुम्हारे पास में एक बहुत ही कमाल की ब्लड लाइन आएगी जिससे कि तुम्हारी पावर पहले के मुकाबले बहुत ही इंक्रीज हो जाएगी और इसके लिए हम लोग यूज करेंगे ब्लड लाइन फॉर्जिंग टेक्निक का। रोमन बोलता पर मैंने आज से पहले इसके बारे में कभी नहीं सुना। हेडमास्टर बता रहे थे ये एक फॉरबिडन स्पेल है जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी के अंदर दूसरी ब्लड लाइन इंसर्ट किया जाता है, इससे तुम्हारी फिजिक भी इंप्रूव होगी और तुम्हें बहुत सारे स्किल पॉइंट एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेंगे। तुम्हारे पास में जो एक चीज की कमी है वो भी तुम्हारे पास आ जाएगी। ये सुन के सारे बंदे काफी शौक आते हैं बोल रहे होते हैं। हेडमास्टर यहाँ पे स्पेशली रोमन के लिए फॉरबिडन स्पेल यूज करने वाले हैं। जहाँ तक मुझे पता है हेडमास्टर वांग हुई के जितने भी डिसाइपल्स है वो सब चाइना के टॉप पे है और अगर रोमन भी उनका डिसाइपल बन जाता है तो पक्का से रोमन का फ्यूचर भी बहुत ही ब्राइट होगा। वही लिनफेंग सोच रहा था रोमन की किस्मत बहुत कमाल की है, अगर मैं रोमन की जगह पे रैंक 1 आया होता तो पक्का सब कुछ मेरा होता। रोमन मेरे मन के अंदर तुम्हारे लिए नफरत लगातार बढ़ती जा रही है। वही जियांगचू सोच रही थी ब्लड लाइन को वेकन करने के बाद में रोमन और भी स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती कि आखिर रोमन की स्ट्रेंथ कहाँ जाने वाली है। वही हम देखते एलिमेंट हाउस के मास्टर बोल रहे होते रोमन इतना कमाल का है कि अब तो हेडमास्टर वांग हुई भी रोमन को डिसाइपल के तौर पर चूज करना चाहते हैं। हेडमास्टर वांग हुई बोलते सही से बोलते रोमन के बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में तुम लोग को नहीं पता और रोमन मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही कमाल का गिफ्ट है। ये गिफ्ट स्नो ड्रैगन आर्मी के मेजर जूयू ने भेजा है। वही हम देखते हैं लिनफेंग सोच रहा होता है तो एक गोल्ड मेडल है, यहाँ तक कि मेरी फैमिली जो कि 8 ग्रेड फैमिली में से एक है उनके पास भी एक भी गोल्ड मेडल नहीं, तो आगे रोमन को क्यों मिल रहा है। वही जियालान बोलते गोल्ड मेडल मिलना बहुत ही कमाल की बात है, इतने यंग एज पे शायद से किसी को गोल्ड मेडल मिला होगा। वही जियांगचू बोलती मेरे ग्रैंडपा ने सालों तक फाइट करी और उसके बाद एंड में जाके उनको एक सिल्वर मेडल मिला, पर रोमन को यहाँ पे इतनी जल्दी गोल्ड मेडल मिल चुका है। सच में रोमन तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही कमाल का होगा। साथ ही में रोमन सोच रहा होता है मैंने इतना कंट्रीब्यूट कब किया कि मुझे यहाँ पे गोल्ड मेडल मिल जाए। हेडमास्टर बोलते रोमन मुझे पता तुमने टेम्पेस्ट माउंटेन रेंज के अंदर क्या किया है, मैं तुम्हें सही सही कह रहा हूँ ये गोल्ड मेडल तुम डिजर्व करते हो। रोमन सोचता है एक पोर्टर को तबाह करना, डीमन जनरल और उसकी आर्मी को खत्म करना, क्या ये इतनी कमाल की बात है कि मुझे यहाँ पे गोल्ड मेडल मिल जाए। वही हम देखते हैं रोमन बोलता है थैंक यू हेडमास्टर, मैं तो संभाल के रखूंगा। एलिमेंट हाउस के मास्टर बोलते हैं रोमन आखिर तुम इनको हेडमास्टर क्यों कह रहे हो और तुम इनके डिसाइपल हो, तुम इनको मास्टर बोलना चाहिए। रोमन बोलते हैं मास्टर वांग आपका डिसाइपल बनकर मुझे बहुत ही खुशी हुई, मैं आपको ग्रीट करता हूँ। हेडमास्टर बोलते फिर ठीक है टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं, मेरे पास तुमको लेके बहुत सारे काम है। ये बोलने के साथ ही वो रोमन को लेके गायब हो गए होते हैं। वही मास्टर वो सोचता कि हेडमास्टर इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे थे, क्या उनको काफी डर था कि हम लोग यहाँ पे रोमन को छीनने का ट्राई करेंगे। रोमन के वहाँ जाने के साथ ही सारे लोग जियांगचू के पीछे पड़ गए होते हैं, यहाँ तक कि ऑर्नामेंट हाउस के मास्टर वू के बीच में फाइट भी स्टार्ट हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हेडमास्टर रोमन को एक अलग जगह पे लेके आ गए होते हैं। वहाँ की चीजों को देख के रोमन बहुत ही शॉक हो गया होता है। हेडमास्टर बोलते ये मेरा प्राइवेट मेंशन है और यहाँ के स्टोर्स के अंदर बहुत सारे वैल्यूएबल आइटम्स है, अगर रोमन तुम्हें यहाँ से कुछ भी चाहिए हो तो तुम आके ले सकते हो। सबसे पहले हम लोग मटेरियल चूज करते हैं तुम्हारी ब्लड लाइन फॉर्जिंग टेक्निक के लिए। रोमन सोच रहा होता है इस मेंशन के अंदर बहुत सारे ट्रेजर्स है, साथ ही में यहाँ पे एंटर करने के लिए बाहर निकलने
निकलने के लिए टेलीपोर्टेशन यूज करना पड़ रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि ये मेंशन सुकेंग डिस्ट्रिक्ट से बाहर हो या फिर शायद चाइना से ही बाहर। हेडमास्टर बोलते इस टेक्निक की वजह से तुम्हारी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आएंगे और तुम्हारी जो ब्लड लाइन है वो मर्ज होकर बहुत ही पावरफुल हो जाएगी। लेकिन ज्यादातर लोग ब्लड लाइन स्पेल के चक्कर में अपनी कोर ब्लड लाइन को भूल जाते हैं। इसी वजह से उन लोग की ब्लड लाइन इतनी प्योर नहीं हो पाती। एक नॉर्मल ह्यूमन की ब्लड लाइन का पोटेंशियल बहुत ही कम होता है। हालांकि लेवल अप करने की वजह से आपके स्टैट इंक्रीज होते हैं, पर नॉर्मल ब्लड लाइन की रियल पावर को उतनी इंक्रीज नहीं करती। तो इसी वजह से फ्यूचर में चल के उन लोगों को लेवल अप करने में काफी दिक्कत आती है। यही वजह कि फॉरबिडन स्पेल की हेल्प से वो लोग अपनी ब्लड लाइन को एक और ब्लड लाइन के साथ मर्ज करते हैं, जिससे कि उन लोगों की पावर काफी इंक्रीज होती है और वो लोग अपने जॉब क्लास की लिमिट के बावजूद भी ज्यादा लेवल अप कर पाते हैं। शौक होता है रोमन बोलता है मास्टर इतने पावरफुल होने के बावजूद भी आप भी यहाँ पे आगे लेवल अप कर सकते हो। हेड मास्टर बोलते हैं रोमन तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। जैसे ही एक जॉब क्लास थर्ड अवेकनिंग करती है तो लेवल अप करने के लिए एक्सपीरियंस पॉइंट बहुत ही इंक्रीज हो जाते हैं। सही कहूँ तो मैं इस वक्त लेवल 64 पे हूँ और मुझे एक्सपीरियंस गेन करने के लिए मेरे बराबर के मॉन्स्टर को मारना होगा। नॉर्मली इस लेवल के मॉन्स्टर बॉस लेवल के होते हैं और उनको हराना काफी मुश्किल होता है। यही वजह है कि मेरे लिए नॉर्मल के मुकाबले लेवल अप करना काफी मुश्किल है। हालांकि मैंने यहाँ पे तुम्हारे लिए 3 तरह की ब्लड लाइन को चूज किया है। पहली है एंजल रेस, सेकंड है टाइटन रेस और थर्ड है ड्रैगन रेस। ये तीनों की तीनों ही डिवाइन रेस है, लेकिन जो ब्लड लाइन फॉर्जिंग टेक्निक है वो तुम्हें सिर्फ एक ही ब्लड लाइन दे सकती है। तो इसी वजह तुम्हें इन तीनों में से किसी एक को चूज करना होगा। जो एंजल रेस की ब्लड लाइन है उसको एक एंजल के कॉज के अंदर से निकाला गया है। और अगर बात करी जाए एंजल रेस की तो वो गॉड ऑफ लाइट की डिवाइन रेस है। तो इस ब्लड लाइन के साथ मर्ज करने की वजह से तुम्हारे पास में बहुत ही कमाल की लाइट एलिमेंट पावर आ जाएगी। और जहाँ तक मुझे पता तुम इस पावर के साथ में पहले से काफी वाकिफ हो। सेकंड है टाइटन जो कि गॉड ऑफ थंडर को फॉलो करते हैं और जन्म लेने के साथ इन लोग के पास में थंडर को कंट्रोल करने की एबिलिटी होती है। अपने लेवल को इंक्रीज करने के बाद में तुम एक बहुत ही पावरफुल लेजेंडरी वॉरियर की स्किल चिदौरी को यूज कर पाओगे। हालांकि वो स्किल इतनी पावरफुल की हिस्ट्री में बहुत ही कम लोग रहे हैं जो कि उस लेजेंडरी स्किल को सीख पाए। वही बात करें ड्रैगन रेस की तो ये ड्रैगन गॉड के डायरेक्ट डिसेंडेंट का ब्लड है। इसको यूज करने के बाद में तुम्हारे पास में सबसे प्योर ड्रैगन ब्लड लाइन आएगी। जितनी बीस्ट रेस होगी वो तुम्हारे प्रेजेंस से डर के मारे कांपना स्टार्ट कर देंगे। वही हम देखते हैं रोमन सोचते हैं तीनों की तीनों डिवाइन रेस बहुत ही पावरफुल है और इन सबकी पावर लेवल 60 ज्यादा है। तो मैं जिसको भी चूज करूँ वो मेरा फायदा ही करेगा। वही हम देखते हैं रोमन बोलता है मास्टर आप ही बताओ मेरे सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा। साथ ही मैं रोमन सोचता था मैं मानता हूँ कि सिस्टम मेरी हेल्प करने के लिए है, पर सही कहूँ तो सिर्फ 1 साल के अंदर इस वर्ल्ड के बारे में मैं ज्यादा नहीं जान पाया। तो इसके अंदर मास्टर मेरी काफी हेल्प करेंगे। वही हम देखते हैं हेड मास्टर सोच रहे थे अपने सामने 3 डिवाइन रेस को देख के ज्यादातर यंग लोग काफी शौक आते हैं। पर रोमन ने यहाँ पे जल्दबाजी करने कोई भी डिसीजन नहीं लिया बल्कि मुझसे हेल्प मांगी। सच में रोमन का बिहेवियर बिल्कुल ऐसा है कि वो उसको टॉप पे लेके जाएगा। हेड मास्टर बोलते हैं टाइटन और ड्रैगन ब्लड बहुत ही पावरफुल है और वो तुम्हारे स्ट्रेंथ और माना को बहुत ही इंक्रीज करेंगे। पर अगर देखा जाए तुम्हारे पास ऑलरेडी गॉड ऑफ लाइट की प्रोटेक्शन है तो तुम्हारे लिए एंजल रेस की ब्लड सबसे परफेक्ट रहेगी। शायद से तुम्हारे पास में इतनी कमाल की पावर आए जिसको तुमने बिल्कुल भी इमेजिन न किया हो। रोमन बोलता फिर ठीक है मास्टर मैं यहाँ पे एंजल रेस को चूज करता हूँ। मास्टर बोलते हैं रोमन लगता है तुम्हारे माइंड के अंदर ऑलरेडी एंजल रेस ही था। वह तुम मेरे 5वें डिसाइपल हो और आज से पहले मेरे 4 डिसाइपल रह चुके हैं। जैसे ही मुझे मौका मिलेगा ना मैं तुम्हें पक्का सीनियर से मिलाऊंगा। वही हम देखते हैं रोमन बोलता है मास्टर मुझे एक बात बताइए आगे मुझे ये गोल्ड मेडल क्यों दिया गया है? सिर्फ एक डीमन जनरल उसकी आर्मी को मारने के लिए मुझे ये नहीं दिया जाएगा। हेड मास्टर बोलते फिर ठीक है रोमन मैं तुमसे ये बात बिल्कुल नहीं छुपाने वाला। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी फाइट की वजह से डीमंस का प्लान हम लोग के सामने आ पाया। हम लोग को पता चला कि मिड साइज के पोर्टल्स की हेल्प से सारे डीमंस आ रहे हैं और ऐसा होना ह्यूमैनिटी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। अगर तुमने वो फाइट नहीं करी होती तो हमें पता नहीं चलता और डायरेक्टली ह्यूमैनिटी के ऊपर एक बहुत ही बड़ा खतरा आता जिसके लिए शायद से हम लोग तैयार भी नहीं होते। ये बात सुनने के साथ ही रोमन काफी शौक हो गया होता है और बोल रहा होता है। तो इसका मतलब ये है कि चाइना के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे मॉन्स्टर आ गए होंगे और वो कैसे आए कहाँ से आए इसके बारे में हम लोग पता भी नहीं होगा। सही कहूँ तो मुझे लगा था वो मॉन्स्टर टेम्पेस्ट माउंटेन रेंज से ही है। मास्टर बोले तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। बॉर्डर्स के आसपास ऐसे बहुत सारे मिड साइज के पोर्टल ओपन हुए हैं। हालांकि उनके लेवल काफी कम है इसी वजह से उनको हैंडल करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। हमने बहुत सारी आर्मीज को बोल दिया है कि वो उनको खत्म कर दे। और ध्यान रखना अब यहाँ पे सुकेंग एकेडमी के अंदर भी तुम लोग को उससे रिलेटेड मिशन मिलेंगे। तो इसी वजह से जितना हो सके उतने अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करो। और जबकि मैंने तुम्हें डिसाइपल के तौर पे चूज किया है तो मैं तुमसे चाहूंगा कि तुम अपने सीनियर की तरह बहुत ज्यादा पावरफुल बनो और हमारे नेशन को सर्व करो। रोमन बोलता है मास्टर आप बिल्कुल भी टेंशन मत करो मैं ये पक्का से करूंगा। रोमन को एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस देते हुए मास्टर बोल रहे होते हैं इसको ले लो और कल 9 बजे यहाँ पे आ जाना। ब्लड फॉर्जिंग टेक्निक के लिए मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है और साथ ही में तुम्हारी बॉडी को भी एक दिन का रेस्ट मिल जाएगा। घर पे आने के साथ ही हम देखते हैं रोमन ने सिस्टम को ओपन कर रखा होता है और साथ ही में रोमन सोच रहा होता है आखिर मैं क्या चूज करूं। मास्टर ने मुझसे कहा था कि ब्लड फॉर्जिंग टेक्निक यूज करते हुए कुछ भी हो सकता है। ब्लड लाइन कितने हद तक प्योर होगी इस बात पर डिपेंड करता है कि आखिर मेरी फिजिक कितनी स्ट्रांग है
और साथ ही मेरे लक की तरह साथ देता है। मेरे पास यहाँ पे एस रैंक का लकी पोशन है, डीमन गॉड को मारने मुझे मिला था। इसको यूज करने के साथ ही 12 घंटे तक मेरा लक पीक पे साथ देगा। ये बोलने के साथ ही रोमन ने उस पोशन को पी लिया होता है। उसके बाद हम देखते हैं रोमन वहाँ पे रैंडम ट्रेजर को ओपन करता है, लेकिन लकी पोशन को यूज करने की वजह से रोमन का लक बहुत ज्यादा साथ देता है और उसको एक एस रैंक का ट्रेजर लॉन्गनिंग फ्रूट मिल गया होता है। रोमन सोचता है आज तक मुझे रैंडमली हमेशा सबसे बेकार ट्रेजर मिले हैं, पर पहली बार आज मुझे एस रैंक का ट्रेजर मिल गया। सच में ये लकी पोशन बहुत ही कमाल का है। वैसे अब देखा तो टाइम आ चुका है मास्टर के पास जाने का। काश मेरा लकी पोशन ब्लड लाइन के ऊपर भी काम करे और मुझे एक बहुत ही कमाल की प्योर ब्लड लाइन मिले। दूसरी तरफ हम देखते हैं एलिमेंट हाउस के मास्टर बोल रहे होते हैं एंजल का ब्लड बहुत ही रेयर होता है। ये बहुत ही बड़ी बात है कि आप रोमन के पास यूज कर रहे हो। हेड मास्टर बोलते मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि आखिर मैं ब्लड किसको दूं और मुझे लगता है इस ब्लड लाइन के लिए सबसे परफेक्ट चॉइस होगा रोमन। मुझे रोमन के ऊपर बहुत ही यकीन है, इसी वजह से मैं यहाँ पे बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करने वाला। तो अभी हम देखते हैं रोमन भी टेलीपोर्ट होकर वहाँ पे आ गया होता है। वही हम देखते हैं हेड मास्टर बोलते हैं रोमन लगता है तुम्हारी बॉडी बिल्कुल सही कंडीशन में है, ब्लड लाइन अवेकनिंग के लिए तुम्हारी बॉडी का पीक पे होना काफी जरूरी था। हम लोगों ने भी यहाँ पे सारी तैयारी कर ली है और अपनी टी शर्ट को उतारो और फॉर्मेशन के बीच में बैठ जाओ, हम तुम्हारी ब्लड लाइन अवेकनिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बाद हम देखते हैं रोमन बीच में जाके बैठ गया होता है। हेड मास्टर बोलते हैं मास्टर जू आप फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो और मैं यहाँ पे रोमन को साइड से प्रोटेक्ट करूंगा। मास्टर जू बोलते हैं ठीक है मैं भी स्टार्ट करता हूँ। ये बोलने के साथ ही मास्टर जू ने अपनी पावर्स की हेल्प से फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया होता है। उस फॉर्मेशन के अंदर से बहुत ही खतरनाक एनर्जी बाहर निकल रही होती है और रोमन की बॉडी के अंदर जाना स्टार्ट कर देती है। लेकिन अचानक से हम देखते हैं रोमन की बॉडी के अंदर से काफी खतरनाक ब्लू कलर का ऑरा बाहर निकल रहा होता है और एकदम से वो ऑरा बहुत ही डेंस हो आता है। मास्टर जू बोलते इतनी खतरनाक की आइस पावर, लगता है रोमन के पास में ऑलरेडी एक बहुत ही पावरफुल ब्लड लाइन है। रोमन के बॉडी से निकले आइसी पावर्स की वजह से वहाँ पे सब कुछ जम गया होता है, यहाँ तक कि मास्टर जू के हाथ भी जम गए होते हैं। मास्टर जू सोचता अगर रोमन की क्लास मेज क्लास होती तो वो मेरे हिसाब से वर्ल्ड का सबसे पावरफुल आइस मेज बनता। हेड मास्टर बोलते मुझे पता है रोमन की बहन के पास में फ्रॉस्ट ब्लड लाइन है, तो बिल्कुल उसकी बहन की तरह रोमन के पास भी सेम ब्लड लाइन होगी। सही कहूँ तो मैंने रोमन की ब्लड लाइन को इसी वजह से टेस्ट नहीं किया, क्योंकि जो एंजल रेस है वो एक डिवाइन रेस है, तो चाहे कोई ब्लड लाइन क्यों नहीं आती वो उसको पक्का सप्रेस कर देती। पर अब जबकि मैं देख रहा फ्रॉस्ट ब्लड लाइन और एंजल ब्लड लाइन के बीच में बहुत ही खतरनाक फाइट चल रही है, तो इसका मतलब रोमन की बॉडी के अंदर बहुत ही हाई क्वालिटी की फ्रॉस्ट ब्लड लाइन है, इतनी ज्यादा हाई क्वालिटी की वो डिवाइन रेस की बरोबरी कर सके। जितनी ब्लड लाइन है वो सब की सब पुराने वाले प्लेयर्स के पास से आई है। गेम और रियलिटी के एक होने के बाद जिनके पास ब्लड लाइन थी और वो बहुत ही हाई लेवल पे थे, उनकी ब्लड लाइन बहुत ही प्योर निकल गई। और मैं यहाँ पे देख सकता हूँ रोमन की बॉडी के अंदर फ्रॉस्ट ब्लड लाइन है, वो बिल्कुल डिवाइन रेस की तरह है। इसका मतलब रोमन के एंसेस्टर सबसे टॉप प्लेयर में से एक रहे होंगे, वरना ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि किसी भी डिसेंडेंट के पास में इतनी प्योर ब्लड लाइन आ जाए। अगर ये फ्रॉस्ट ब्लड लाइन बीच में नहीं आ रही होती तो अभी तक एंजल रेस ब्लड लाइन रोमन की बॉडी के अंदर एंटर कर गई होती, पर सिर्फ इसी के इंटरफेरेंस की वजह से वो अभी तक नहीं एंटर कर पाई। अगर एंजल ब्लड लाइन ने फ्रॉस्ट ब्लड लाइन के ऊपर कंट्रोल नहीं किया तो बहुत ही जल्दी एंजल ब्लड लाइन गायब होना पड़ेगा और वो किसी काम नहीं आएगी। मास्टर जू बोलते हेडमास्टर अगर ऐसा हुआ तो ये हमारे सू किंग एकेडमी का बहुत ही बड़ा लॉस होगा, क्योंकि दिक्कत की बात है ये इन सब के बीच में रोमन आएगा और रोमन की बॉडी इतनी वीक हो जाएगी कि वो बिल्कुल भी लेवल अप नहीं कर पाएगा। अभी के लिए हम लोग सिर्फ रोमन की किस्मत के ऊपर यकीन कर सकते हैं। अचानक से हम देखते हैं रोमन की बॉडी के आसपास में एक ब्लैक कलर की एनर्जी आने लगती है और वहीं हम देखते हैं रोमन अपने मेंटल रियलम में आ गया होता है, जहाँ पे एक लेडी उसे बोल रही होती है रोमन फाइनली तुम यहाँ पे आ ही गए। वो लेडी बोल रही होती है रोमन मैं यहाँ पे तुम्हें ट्रू स्ट्रेंथ देने के लिए आई हूँ, तुम्हारे ऊपर ना ही कोई रूल होंगे और ना ही कोई रोक टोक, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। तो मुझे बता रोमन क्या तुम इस पावर को एक्सेप्ट करोगे? रोमन सोच रहा होता मुझे बहुत ही बेकार फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है मैं अपना हैमर उठाऊं उसको बहुत जोर से मारूं। वो लेडी बोलती है बिल्कुल भी टेंशन मतलब ये एक बहुत ही पावरफुल ब्लेसिंग है, अगर तुम इसको चूज करते हो तो इस वर्ल्ड में कोई भी नहीं होगा जो कि तुम्हारी बराबरी कर सके। पर तभी हम देखते हैं रोमन अपने हैमर से उसके ऊपर अटैक कर देता है। रोमन बोलता है मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है क्योंकि मैंने अपनी दिल की बात सुनी, इस लेडी के अंदर से मुझे बिल्कुल भी अच्छी वाइब नहीं आ रही थी। वो लेडी बोलती है रोमन आखिर तुम कर क्या रहे हो, मैं यहाँ पे तुम्हें पावर देने के लिए आई हूँ, तुमने मेरे पर अटैक क्यों किया? दूसरी तरफ हम देखते हैं होली एंजल को जो कि हंस रही होती है, उसके पास वाली एक लेडी बोलती है होली एंजल क्या हुआ, आप तो बहुत ही खुश लग रही है। होली एंजल बोलती है कुछ खास नहीं, बस मैंने कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग देखा। साथ ही में वो बोल रही होती है रोमन मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट मत करना, तुमसे मुझे काफी सारी उम्मीदें हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो लेडी बोल रही है तुमने यहाँ पे डिवाइन गॉड को ऑफेंड किया है और तुम्हें यहाँ पे ऐसी खतरनाक डिवाइन पनिशमेंट मिलेगी कि तुम बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। अगर तुम बचना चाहते हो तो अभी कभी घुटनों पे आ जाओ, शायद से गॉड तुम्हारी पनिशमेंट को काफी कम कर दे। रोमन बोलता है सही से कहूँ तो मुझे लगता कि मुझे काम करने की जरूरत है। वो लेडी बोलती है लगता है थोड़ी बहुत पावर के चक्कर में तुम बहुत ही घमंडी हो चुके हो, बच्चे तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारी औकात क्या है। एक डिवाइन बीइंग के सामने चाहे तुम कितना भी ट्राई क्यों ना कर लो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये बोलने के साथ ही हम देखते हैं रोमन के बॉडी के ऊपर बहुत सारी चेंज ने अटैक कर दिया होता है।
रोमन को बहुत ही पेन हो रहा होता है और जोर जोर चिल्ला रहा होता है। वो लेडी बोलती है सही सही कहूँ तो ये आवाज सुन के मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। आगे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एविल गॉड एक्सिया को मना करने की। रोमन बोलता है एक्सिया ये नाम मैंने पहले भी सुन रखा है, इसका मतलब तुम्हें भी यहाँ पे उस कमीने एविल गॉड ने भेजा है। रोमन को हिट करते हुए लेडी बोले तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे एविल गॉड को कमीना बोलो। मुझे नहीं पता तुम्हारे अंदर ऐसी क्या खास बात है जो एविल गॉड एक्सिया का ध्यान तुम्हारे ऊपर गया, पर उन्होंने मुझे बोला कि मैं तुम्हें कैसे भी करके एविल गॉड का फॉलोअर बनाऊं। अब देखो राइटियस पाथ में चलने का कोई फायदा नहीं, सिर्फ पावर एक ऐसी चीज होती है जो कि तुम्हें बहुत आगे लेके जाती है। इसी वजह से एविल गॉड एक्सिया को फॉलो करो और अनलिमिटेड पावर हासिल करो। तो अभी हम देखते हैं रोमन की बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा एविल एनर्जी जाने लगती है, जिस वजह से रोमन को बहुत ही पेन हो रहा होता है। रोमन बोलता है कि मैं क्या करूँ, ये एविल पावर मेरी बॉडी के ऊपर कब्जा कर रही है, आगे मैं इसको कंट्रोल करूँ तो करूँ कैसे। वहीं बाहर की तरफ हम देखते हैं बहुत ही खतरनाक एविल एनर्जी बाहर निकल रही होती है, जिसको देख के मास्टर जू बोलते हैं हेड मास्टर कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अचानक से यहाँ पे रोमन की बॉडी के अंदर से एविल एनर्जी क्यों बाहर निकल रही है। हेड मास्टर बोल रहे होते हैं एंजल की ब्लड लाइन के अंदर थोड़ा बहुत एविल गॉड का पावर था और यही वजह कि एविल गॉड को एक मौका मिल गया और वो यहाँ पे रोमन को कंट्रोल करना चाहते हैं। ये बोलने के साथ ही हेड मास्टर ने एविल के ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर दिया होता है। शौक होते हैं मास्टर जू बोलते हैं तो बहुत ही बड़ी दिक्कत हो गई, इसका मतलब रोमन की लाइफ बहुत बड़े खतरे में है। अगर एविल गॉड को रोमन हासिल नहीं हुआ तो वो यहाँ पे रोमन को डिस्ट्रॉय कर देंगे, क्योंकि वैसे भी ये ब्लड लाइन रोमन की बॉडी के अंदर एंटर कर चुकी है। वो तो बहुत अच्छी बात है फ्रॉस्ट ब्लड लाइन की वजह से अभी तक कम्प्लीटली एंटर नहीं करी। हेड मास्टर बोले तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मुझे लगता है कुछ पक्का से अच्छा होगा, क्योंकि वैसे भी रोमन के पास में होली एंजल्स की पावर है, तो ऐसा भी हो सकता है वो एविल एनर्जी को ब्लड लाइन से गायब कर दे। और वहीं हम देखते हैं ऐसा हो भी रहा होता है, रोमन की बॉडी के अंदर से फ्रॉस्ट ब्लड लाइन और एंजल ब्लड लाइन दोनों ही बाहर निकल रही होती है, जिस वजह से वो एविलोरा साइड की तरफ हो रहा होता है। वहीं हम देखते हैं मेंटल वर्ल्ड के अंदर रोमन ने एनर्जी रिलीज करते हुए सारी की सारी चेन्स को तोड़ दिया होता है। उस एनर्जी को देख कर वो एविल एंजल काफी शॉक हो रही होती है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने रोमन की बॉडी के अंदर सारी सोल एनर्जी ऑब्जर्व कर ली थी, तो आखिर ये रोमन की बॉडी के अंदर से इतनी खतरनाक डिवाइन पावर आ कहां से रही है। अचानक से हम देखते हैं रोमन के फ्रॉस्ट ब्लड लाइन की पावर की वजह से वो एविल एंजल जम गई होती है और रोमन अपने एक बहुत ही खतरनाक फॉर्म के अंदर आ गया होता है, जिसके अंदर उसके पास है फ्रॉस्ट ब्लड लाइन और एंजल ब्लड लाइन दोनों की पावर थी। उसके बाद हम देखते हैं रोमन उस एविल एंजल के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करता है, जिस वजह से उस एविल एंजल की बॉडी के अंदर से एविल एनर्जी बाहर निकलने लगती है और वो एविल एनर्जी एक डीमन का फॉर्म ले लेती है। डीमन बोल रहा होता बच्चे तुम्हें क्या लगा था तुम मुझे इतनी इजीली हरा दोगे, पर तुमने असलियत में मुझे बाहर निकाल के अपनी मौत को दावा दी है। तुम्हारे खिलाफ जाने की वजह से मेरे ग्रैंड प्लान के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला, इस ह्यूमैनिटी को तबाह करके रहूंगा। ये बोलने के साथ ही वो रोमन के ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर देता है, पर तभी हम देखते हैं रोमन उन चीज को बहुत ही खत्म कर देता है और उस डीमन के आसपास में फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। उस फ्रॉस्ट फॉर्मेशन के अंदर से बहुत सारी फ्रॉस्ट नीडल बाहर निकलती है और उस डीमन की बॉडी के आर पार हो गई होती है। वही हम देखते वो डीमन हंसते हुए बोल रहा था तुम्हें क्या लगा था तुम मुझे मार दोगे, तुम ह्यूमन जिसको पावर कहते हो ना वो गॉड की दी हुई छोटी मोटी लाइट है और इससे एविल गॉड की पावर के ऊपर कोई असर नहीं होने वाला। मैं एविल गॉड एक्सिया का सबसे लॉयल फॉलोअर हूँ, तो इसी वजह से उनके लिए जो करना होगा मैं करूंगा। मेरे पास जो पावर है उसको इमेजिन करना तुम मॉडल की बस की बात नहीं। ये बोलने के साथ ही वो अपनी आंखों से रोमन के ऊपर अटैक करने लगता है, पर रोमन उसके सारे के सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं चेन से अटैक करते हुए रोमन को पकड़ने का ट्राई करता है, पर रोमन उन सारे चेन्स के अटैक को भी डॉज करने लगता है। डीमन बोलता है तुम सारे कीड़े से छुप सकते हो, तुम्हारे अंदर सामने आके फाइट करने की हिम्मत ही नहीं, पर चाहे तुम जैसा कीड़ा कितना भी क्यों ना बच ले कुछ नहीं कर पाएगा। एविल गॉड की पावर बहुत ही खतरनाक है। ये बोलने के साथ ही वो रोमन की तरफ एक बहुत ही खतरनाक अटैक कर देता है और क्योंकि उस अटैक का पावर बहुत ज्यादा होता है इसी वजह से रोमन के लिए ब्लॉक कर पाना काफी मुश्किल था। पर अचानक से हम देखते हैं रोमन के सामने एक बहुत ही पावरफुल लाइट शील्ड आ गई होती है, जिसने उस डीमन के अटैक को इजीली ब्लॉक कर लिया होता है। उसके बाद हम देखते हैं वो लाइट शील्ड रोमन के साथ मर्ज होते हुए उसके विंग्स को इंक्रीज कर देती है। शौक होते हैं डीमन बोल रहा होता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, क्या होली एंजल इस बंदे की हेल्प कर रही है। अचानक से हम देखते हैं रोमन ने उस डीमन के ऊपर लगातार अटैक करना स्टार्ट कर दिया होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं होली एंजल बोलते हैं फाइनली अब टाइम आ चुका है कि हम इस एविल गॉड के पालतू कुत्ते को खत्म करें। वैसे भी रोमन तुम्हें पता है मुझे ऐसे गंदे लोग पसंद नहीं। हम देखते हैं रोमन उस डीमन के काफी करीब आ गया होता है और पास से उस डीमन के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करता है। उस अटैक को देखने के साथ ही वो डीमन काफी घबरा गया होता है और शौक होते हुए बोलता है ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, अगर तुम्हारे पास में ये पावर आई कैसे। हम देखते हैं उस होली लाइट की वजह से वो डीमन खत्म होने लगता है। कुछ ही देर में हम देखते हैं वहाँ पे काफी खतरनाक ब्लास्ट होता है। वही हम देखते हैं आसमान के अंदर से रोमन के पास में एक ब्लड लाइन आ गई होती है। जैसे ही रोमन उस ब्लड लाइन को एक्टिवेट करता है रोमन की बॉडी के अंदर से काफी खतरनाक गोल्डन लाइट बाहर निकलने लगती है। ये देख के मास्टर जू भी बोल रहे तो लगता है यहाँ पे होली एंजल ने एविल गॉड की पावर खत्म कर दिया। हेड मास्टर बोलते हैं मुझे लगता है एंजल ब्लड लाइन और फ्रॉस्ट ब्लड लाइन एक दूसरे में मिक्स हो चुके हैं और दोनों ने मिलकर एक बहुत ही पावरफुल ब्लड लाइन जनरेट करी है। वही हम देखते हैं रोमन उस ब्लड लाइन को मर्ज करने का ट्राई करता है जो की होली एंजल ने उसको दी थी। इसी के साथ हम देखते हैं होली एंजल रोमन की बॉडी के अंदर पावर की फॉर्म में आती है और रोमन की ब्लड लाइन के साथ मर्ज हो जाती है। वो फॉर्मेशन भी खत्म हो गई होती है और रोमन ने अपनी ब्लड लाइन को अवेकन कर लिया होता है। अब आखिर रोमन ने कौन सी ब्लड लाइन को अवेकन किया ये हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।